मीराबाई चानू। मुबारक फिर से मीराबाई चानू। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज की हमारी मेहमान हिंदुस्तान की चैंपियन स्पोर्ट्स पर्सन मीराबाई चानू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपने जब अभी हाथ जोड़े तो मेरी नजर कुछ आपका टैटू बना है यहाँ पे। हाँ जी है। क्या लिखा है आप बताएंगे? टोक्यो में जब मेडल लेके आया था जी। इसकी बात ही मैंने बनाया है। और इधर जो लिखा है ये मणिपुर में जो मोम है हम इमा बोलते हैं। माँ को इमा बोलते हैं। माँ को इमा बोलते हैं। इसमें मणिपुर का इसमें लैंग्वेज में मैंने बनाया है। कैसे शुरुआत हुई वेट लिफ्टिंग की? लिफ्टर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, ऐसा दम दम करके वेट को थ्रो करके चिल्ला चिल्ला के ट्रेनिंग कर रहा था। चिल्ला के ट्रेनिंग करते हैं? हाँ, चिल्ला के ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि वेट लिफ्टिंग में ऐसा है कि हम अंदर से आवाज़ जब निकलेगी ना तो हमारी ताकत और ज़्यादा होते हैं। तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आ गई। तो वेट लिफ्टिंग इतने चिल्ला के ट्रेनिंग कर रहा था वो पसंद आ गई मुझे। टोक्यो ओलंपिक पर आते हैं। अब एक रात पहले क्या हुआ? अब मेरा पीरियड हो गया था। पीरियड का डे 1 था। हाँ पीरियड जी, शुरू हो गए थे। हाँ जी। बहुत मुश्किल हुआ था उसी टाइम में। तो बैक में पेन होना शुरू हो गया था क्योंकि बॉडी पूरा लूज हो रहे थे कि ताकत ही नहीं लगा पा रहा था क्योंकि पीरियड्स में होते हैं ये सब। पर एक फेज था जिसमें आप मानसिक रूप से बहुत निराश हो गई थी ओलंपिक के ठीक बाद। वो क्या फेज था? तब कैसे आप उससे बाहर आई? बहुत दुख होते हैं मेडल हाथ से छूटना। आंसू निकल आते हैं? मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं कि मैंने इतना मेहनत किया था कि सॉरी। मैं ओलंपिक से पहले पूरा 5 साल घर नहीं गई थी क्योंकि जो रियो में हुआ था ना उसका मुझे सबको दिखाने थे। 5 साल घर नहीं गया? हाँ, मैं 5 साल पटेला में ही थे। अनफॉर्चुनेटली मणिपुर में अभी भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। जी। एक रिजर्वेशन, हाई कोर्ट जजमेंट और उसके बाद इतनी हिंसा। आपकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी हुई थी जब आप टोक्यो ओलंपिक जीती थी। जी। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और बीरेन सिंह की सरकार जब थी और अभी गवर्नर रूल है तो वो लोग वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं। अभी क्या स्थिति है आपके गांव में? ये आज की बात नहीं है, पहले से ही है। कोई किसी को मार दिया, फिर ब्लॉकेट, फिर पूरा स्ट्राइक चलते थे वो सब। इन सब की वजह से मणिपुर से स्पोर्ट्स हो या स्टूडेंट हो बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। नॉर्थ इंडिया में हमने ये देखा है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन पे कमेंट्स किए जाते हैं, उनके लुक्स, उनका खान पान, उनको लेकर। आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा या आपके इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा फेस करना पड़ा? मैंने बहुत सुना है कि हम चीन से लगते हैं, फेस हमारी चीन के टाइप वैसे होता है, पर हमारी अंदर तो हम इंडियन ही हैं, हम कोई अलग से नहीं है। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये एक परिवार के रोने की कहानी है क्योंकि खबर आई है रियो से, जो कि ब्राज़ील में है। वहाँ पर परिवार की बेटी गई थी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 6 प्रयास, सिर्फ एक वैलिड अटेम्प्ट उसमें और कोई मेडल नहीं। माँ रोते रोते बेहोश हो गई और जो खिलाड़ी गई थी उनका इतना बुरा हाल कि उन्हें लगा कि अब ये खेल छोड़ देना चाहिए। भला हो स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का और कोचेस का जिन्होंने उनको नए सिरे से प्रेरित किया, और सबसे ज़्यादा भला हो उनका खुद, क्योंकि अपने ही दम पर वो उठ खड़ी हुई। पर रात के बाद दिन और दुख के बाद सुख, प्रकृति के इस नियम का पालन करते हुए कुछ ही बरस बाद वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पोडियम पर खड़ी थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी और भारत का राष्ट्रगान बज रहा था। जितनी दफ़ा हमारे खिलाड़ी दुनिया के मंचों पर जाते हैं, जीतते हैं, उतनी दफ़ा लगता है कि हम 1.5 अरब लोग मुस्कुरा रहे हैं। हम सब की बाजुओं में नए सिरे से ताकत आ गई है और ये होता है चैम्पियन एथलीट्स की वजह से। पर उनकी कहानी परी कथाओं सी नहीं होती, कुछ भी आसान नहीं होता उनके लिए। ऐसे घर में जन्म जहाँ पर आर्थिक दुश्वारियाँ थीं,
लकड़ी के गट्ठर ढोकर लाना ताकि जलावन की लकड़ी हो सके और घर में खाना बन सके। माताजी पिताजी बहुत मेहनती, लेकिन आर्थिक मुश्किलें बहुत ज़्यादा, इतनी कि जब खेल चुना तो पहुंचने के वहाँ पर साधन भी नहीं थे और ट्रक वालों से जो माइनिंग में लगे थे उनसे लिफ्ट लेकर किसी तरह अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होता था। डाइट की कमी, संसाधनों के इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपनी जर्नी को आगे रखा। और दूसरी कठिनाई जो उनको लगातार चोटें लगती रहीं, इन सब के बावजूद उन्होंने विश्व के मंच पर खूब पदक जीते, ओलंपिक में मेडल जीता, जबकि उसके ठीक एक रात पहले उनको तकलीफ़ हुई, उनके दर्द बढ़े, पीरियड क्रैम्प्स बढ़े, इन सब के बावजूद। और उसके बाद वाले ओलंपिक में भी सिर्फ 1 किलो वज़न से वो पोडियम पर फिनिश करने से चूकी। बहुत कमाल की कहानी है, बहुत प्रेरक कहानी है। इस देश की हर बेटी को और इस देश के हर घर को ये कहानी बहुत गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि हम सब जो अपनी अपनी ज़िंदगी में जेंडर इनइक्वालिटी से जूझते रहते हैं, हम सब जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के अन्याय से जूझते हुए तमाम कमियों का हवाला देते हैं, उनको ये कहानी सुनकर ये हासिल होगा कि अगर जज्बा हो, अनुशासन हो, जो इनके कोचेस के शब्दों में कहूँ तो सबसे बड़ी पूंजी हमारे आज के मेहमान की, हमारे आज के एथलीट की है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पिज्ज़ा भी हासिल कर सकते हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज की हमारी मेहमान, हिंदुस्तान की चैंपियन स्पोर्ट्स पर्सन, पद्मश्री से सम्मानित, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाली ऐसी बेहद कमाल की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या कमाल की जर्नी है आपकी। हम सबको बहुत गर्व है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारी मेहमान हैं न्यूज़ रूम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपने जब अभी हाथ जोड़े तो मेरी नज़र कुछ आपका टैटू बना है यहाँ पे। हाँ जी है। क्या लिखा है आप बताएंगे? ये ओलंपिक का, ये टोक्यो में जब मेडल लेके आया था जी, इसकी बात ही मैंने बनाया है। और इधर जो लिखा है ये मणिपुर में जो मोम है, हम इमा बोलते हैं, माँ को इमा बोलते हैं। हाँ, माँ को इमा बोलते हैं। तो हमारी इसमें मणिपुर का इसमें लैंग्वेज में मैंने बनाया है ताकि हर पूरा जर्नी में मेरा मम्मी का ही रही है। तो मैंने सोचा कि मेरा साथ में ही मम्मी का नाम होना चाहिए, तो मैंने इम्मा बोल के इधर ओलंपिक के साथ पास में रखा हुआ है। आपकी माता जी का नाम है सेखोम तोम्बी देवी। हाँ जी। तो हम आपके बारे में जानेंगे, पर पहले माता जी के बारे में बताइए। मेरा मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मम्मी बहुत कम पढ़ाई लिखा है, पर उनकी दिमाग में ऐसे कुछ उन्होंने सोच लिया ना, तो वो करके ही दिखाते हैं, करके ही रहते हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा ताकत है उनकी। मैं भी ऐसा लगती हूँ कि मैं भी मम्मी जैसा बनना है। मम्मी का जो सोचते हैं वो ऐसा करने के लिए कभी कभी ऐसा लगती हूँ, पर मैं नहीं कर पाती कि मम्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मम्मी। आज तक मेरा जर्नी में मैं कहूँगी कि मेरा मम्मी ने ही मुझे पुश किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने स्पोर्ट्स में कदम रखा, इससे पहले भी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। कि मैं बहुत ज़्यादा लकी भी हूँ कि मेरा फैमिली सब स्पोर्ट्स में पसंद है, सब लोग। कि मेरा मम्मी फुटबॉल प्लेयर है। अच्छा, किस पोजीशन पे खेलती हैं? ऐसे कुछ नहीं है, गांव में ही जो वो लोग खेलते हैं वैसे ही है। पापा भी खेलते हैं। अभी खेलती है मम्मी? कभी कभी हमारी होली के टाइम में गांव में स्पोर्ट्स रखते हैं। हम होली इतना नहीं खेलती, वो होली 5 दिन मनाते हैं, तो इसमें हम स्पोर्ट्स में ही करते हैं। उनकी जो गांव में सब लोग को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखे, इसलिए होली के टाइम में हम स्पोर्ट्स ही रखते हैं। तो उसी टाइम में मम्मी लोग का जो एज होते हैं, सब मम्मी लोग को हम सब बुलाते हैं ग्राउंड में, फिर वो लोग क्या क्या करना चाहते हैं वो सब कराते हैं। अरे वाह। लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो मम्मी ने भी गोल किया था। बहुत टाइम बात है। तो यही है कि मेरा। कहाँ पे है आपका गांव? नोम्पोक कक्चिंग, इम्फाल ईस्ट से है। इम्फाल ईस्ट हाँ, में नोम्पोक। नोम्पोक कक्चिंग।
तो इम्फाल से 24-25 किलोमीटर है। तो बस इतना कहूँ तो ख़त्म नहीं हो पाएगा मेरे मम्मी का, क्योंकि कभी डांटा भी है उन्होंने आपको? शुरुआत में डांटे। क्या हरकतें करती थी आप बताइए, क्या ऐसा शैतानियाँ हरकतें करती मैंने थी? कभी किया ही नहीं है आज तक, पर कभी कभी जब ट्रेनिंग शुरू हुआ था तब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था और बहुत कम डाइट मिलने की वजह से मुझे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो उसी टाइम में बोला मम्मी मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, आप अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया है और वो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है सब करके। पर वो चीज़ मतलब डांटा या मुझे समझाया, वो दोनों में से मुझे पता नहीं क्या चीज़ मैं मान लूँ, पर उन्होंने बोला था आप एक दिन तो उन्होंने खाने ही नहीं दिया था कि आप स्पोर्ट्स में ही फिर से ट्रेनिंग करने नहीं जाओगी तो मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, ऐसा बोल रहे थे। बोला मुझे था कि दिया भी नहीं था? दिया नहीं था एक रात पूरा। क्योंकि मैं नेक्स्ट दिन से मैंने शुरू किया था, ठीक है मम्मी आपको जो पसंद है मैं वो करूँगी। तो कितनी उम्र थी तब आपकी? 14 ईयर्स की थी उसी टाइम। तो तब से स्ट्रिक्ट है मम्मी आपकी? हाँ, मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैं मैं डाउन होती हूँ तो मम्मी ही मुझे पुश करते रहते हैं कि आप करना पड़ेगा, जो एक बार कदम रख दिया ना तो उसी को आप पूरा करना ही करके ही वापस आना है। तो वही था कि मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे से। तो ये कितना सुंदर दृश्य है। आप सोचिए, आप गांव देहात में, कस्बों में हैं, मोहल्लों के बीच में पार्क हो, खेल के मैदान हो, और हमारी और आपकी मम्मियाँ सुबह सुबह वहाँ कसरत कर रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं। सच अ ब्यूटीफुल साइट। आई विश कि हिंदुस्तान के हर गांव, हर गली मोहल्ले में इस बात की गुंजाइश रहे कि हमारे घरों की स्त्रियाँ, हमारे समाज की स्त्रियाँ अपनी फिटनेस, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख पाएँ, और उसके लिए हम सब लोग फाइट मारें, जी है ना? वेरी एम्पावरिंग, है ना? और पापा? पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, PWD में है, स्टाफ है। पर पापा हाँ क्या करते हैं पिताजी वहाँ? PWD में है, गवर्नमेंट जॉब में। तो इतना वो नहीं है कि हम सिबलिंग 6 है, भाई बहन, तो हमारी सब देखना बहुत मुश्किल होते हैं कि मैं पापा से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मेरे से जमते नहीं है पापा। नहीं जमती है? नहीं। कहाँ पे डिफरेंस हो जाता है क्योंकि पापा आपके को और श्री कृति मैतेई जी के बीच? पापा को स्पोर्ट्स तो पसंद है, पर वो मुझे डालना नहीं चाहते थे स्पोर्ट्स में, क्योंकि घर पे ही रहना वो सब होते थे। शुरू में भी पापा ने ही मना किया था कि स्पोर्ट्स में जाने के लिए, पर बाद में जब मैं मेडल लेके आया था स्टेट लेवल में तो तब पापा ने हाँ किया था। उससे पहले तो बोला था कि मैं आपकी खाने का वो सब नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए, क्योंकि उससे पहले मेरा 2 भाई है तो वो फुटबॉल प्लेयर है, तो वो फुटबॉल प्लेयर है? हाँ जी, स्टेट लेवल तक खेला था। तो उसी टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था उनके लिए खर्च करना, उनके लिए फुटबॉल का जो शूज़ होते हैं वो सब लेने का बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो तब से पापा ने मना किया था स्पोर्ट्स में जाएगी तो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके की चीज़ लेनी पड़ेगी, डाइट अच्छे से होना पड़ेगा, उन सब को डर था पापा को, तो इसीलिए स्पोर्ट्स में मना किया था। तो बस मम्मी ही मेरे साथ खड़ी थी कि आपको करना चाहिए, और 2 भाई भी मेरे साथ ही खड़े थे कि आपको कुछ करके हमारी जो सपना है उसको पूरा करना है। तो इसलिए मैं पापा से इतना बात नहीं करती, पर अभी तो पूरा सपोर्ट है पापा। जब से मैंने स्टेट लेवल में मेडल लेके आया है तो पापा ने एक दिन बोला था कि ठीक है, आपको जो करना चाहती है वो मैं मंजूर हूँ। तो तब पापा को शायद मेरे अंदर का जो जुनून है, मेरे अंदर का जो ताकत है वो शायद पता चले। इंटरेस्टिंग। कैसे शुरुआत हुई वेट लिफ्टिंग की? मैं 2007 से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू किया था। तब मुझे पता नहीं था स्पोर्ट्स में मुझे जाना चाहिए और ये वेट लिफ्टिंग में जाना चाहिए। मुझे स्पोर्ट्स में आर्चरी बहुत ज़्यादा पसंद था।
तीरंदाजी? हाँ जी। अरे वाह। क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन से ही मुझे थोड़ा सा फैशन पसंद है। फैशन पसंद हाँ है, जी। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा स्पोर्ट्स में भी ऐसा करना चाहिए, पर आर्चरी में ऐसा लगा था कि मैं अच्छे से ड्रेस पहन के ऐसे कर सकते हैं। पर अभी पता चले हर स्पोर्ट्स में मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसा मेहनत ना करने वाले कोई स्पोर्ट्स नहीं है, हर स्पोर्ट्स में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब तो मुझे पता नहीं था कि वेट लिफ्टिंग में क्या होगा, आर्चरी में क्या है। पर मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, वेट लिफ्टिंग हॉल और आर्चरी के ऑफिस दोनों एक साथ में थे। ये कहाँ पे है? इम्फाल में, मणिपुर, क्या साई का सेंटर है क्या कोई? खुम्मन लंपाक स्टेडियम में। अच्छा। हाँ, ये पूरा मणिपुर का स्पोर्ट्स सेंटर है। ओके। तो इसी में तो मैं गई आर्चरी के ऑफिस में, तो कोई नहीं मिला था मुझे। तो बगल में वेट लिफ्टिंग हॉल थे, तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स लिफ्टर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। ऐसा दम दम करके वेट को थ्रो करके चिल्ला चिल्ला के ट्रेनिंग कर रहा था। चिल्ला के ट्रेनिंग करते हाँ, हैं? चिल्ला के ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में ऐसा है कि हम अंदर से आवाज़ जब निकलेगी ना तो हमारी ताकत और ज़्यादा होते हैं। तो वही था, तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आ गई। तो वेट लिफ्टिंग इतने चिल्ला के ट्रेनिंग कर रहा था, वो पसंद आ गई मुझे। तो मैंने घर आके सोचा, मम्मी को बोला, मम्मी मुझे स्पोर्ट चेंज करना चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? वेट लिफ्टिंग करना है। तो वेट लिफ्टिंग में बोला था कि बहुत ही ज़्यादा डाइट और उसको बहुत ताकत करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं कर लूँगी, मेरे पास भी तो कोई कमी नहीं है, मैं कर लूँगी। तो ठीक है, आपको वेट लिफ्टिंग में ही जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाओ। तो मम्मी ने हाँ कर लिया। तो मैं नेक्स्ट दिन ही वेट लिफ्टिंग में शुरू किया था 2007 से। तो बस। तब आप कितना, 13 साल की थी? कितने साल की? 14 की थी उसी 14 साल की। हाँ। पर स्टेडियम तक पहुंचने की जर्नी कैसी रही? कौन लेके गया? कैसे? घर में क्या डिस्कशन हुआ? पहले आप घर पे गांव में खेलते थे कुछ? मैंने गांव में कोई ऐसे खेलती नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं खेला। बस मेरा शुरुआत आप भी बोलेगी तो ऐसे ही, मतलब बहुत वो होता है कि तब मैंने क्या क्या फेस किया था, मैं कैसे स्टेडियम तक पहुंची, ट्रेनिंग सेंटर तक मैं कैसे आया, वो बहुत ज़्यादा लंबा कहानी होते हैं। प्लीज़ आप बता दीजिए, हमें ज़रूर सुननी है वो। क्योंकि जब शुरू में मणिपुर में तो बहुत सारी क्राइम्स होते हैं, बम ब्लॉकेट होते रहते हैं। तो मुझे ट्रेनिंग ऐसे रेगुलर करना चाहती थी, और मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है, और सुबह 4:30 बजे एक ही बस जाते हैं। तो इसमें पूरा फुल होके आते थे, बैठने का जगह भी नहीं होते थे उसमें। पर मुझे 5 बजे 6 बजे मुझे असेंबली के लिए उधर रिपोर्ट करना है, तो कभी पहुंचती नहीं थी मैं ट्रेनिंग की टाइम में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे टाइम से पहुंचना पड़ेगा, मुझे टाइम से मुझे ट्रेनिंग करने के लिए क्या क्या करना है। तो मम्मी को मैंने एक दिन बोला, मम्मी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, पर गाड़ी नहीं है, कैसे जाऊँ? तो हमारी उसी लाइन में ट्रक जाता है, कि जो हमारी खुम्मन लंपाक स्टेडियम स्पोर्ट्स सेंटर है वहाँ तक वो जाते हैं। तो मैंने एक दिन बोला, मम्मी मैं ट्रक में ही बैठ के जाऊँ क्या? तो मम्मी ने मुझे बोला कि ट्रक में कैसे बैठोगी, तुम लड़की है, बच्चे है, कुछ हुआ तो क्या करेगी? पर उसी टाइम मुझे कुछ डर ही नहीं लगा था, कि मुझे ट्रेनिंग की वजह से मुझे कोई डर नहीं लगा था मुझे। तो मम्मी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कभी सुबह उधर रिपोर्ट नहीं कर पा रहे टाइम से, तो मैं ट्रक में ही बैठ के चले जाती हूँ। तो नेक्स्ट दिन एक ट्रक आया था, सुबह 4:30-5 बजे के बीच में आया था। तो मैंने रुका उसको, तो भैया आप मुझे खुम्मन लंपाक स्टेडियम तक लेके जाओगे क्या? मैंने ऐसे पूछा। तो वो ट्रक ड्राइवर इतना खुश होके मुझे बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं हर दिन आपको लेके जाऊंगी। क्योंकि उनका एक बहन थे, वो स्पोर्ट्स करना चाहते थे। तो मेरा गांव से बहुत अंदर था वो, क्योंकि वो दूर की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसा था, मेरा बहन भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद है, पर हमारे गांव में ऐसा कोई वो नहीं है और गाड़ी भी नहीं है जाने का। तो इसलिए हमने उसका जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उसको मैं नहीं भेजा। पर आपने मेरी से हेल्प किया है तो मैं हर दिन आपको लेके जाऊंगी, ऐसा ट्रक ड्राइवर ने मुझे कहा। वो हर दिन आते थे, जब भी मैं लेट भी होते ना तो वो पहले हॉर्न बजाते थे कि मैं आ रही हूँ, आप बाहर आ जाओ घर से, ऐसा करके। तो हर दिन उन्होंने, क्या नाम था उनका? क्या नाम है? उसका नाम था राजेश बोल के। मैं
मिल के भी आई हूँ। जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जब लेके आया था, सब भी ड्राइवर से मैंने इनवाइट किया कि मुझे कुछ उनके लिए करना चाहती थी और थैंक यू भी बोलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा ट्रेनिंग उन्होंने कराया है, मतलब टाइम से पहुंचाया, मेरा ट्रेनिंग मिस नहीं कराया। तो वो सब मैं कभी नहीं भूल सकती थी कि मेरा पूरा करियर में उनके ही हाथ था। वही थी कि मैं उनकी ट्रक में बैठ के जाती थी, वापस साइकिल में वापस आते थे। वापस किसकी साइकिल से आते थे? मैं ट्रक के ऊपर साइकिल डालते थे। अच्छा। हाँ, हाँ। क्योंकि वापस आने के टाइम में ट्रक मिलेगी कि नहीं वो डाउट होते थे कि कभी मिलते हैं कभी नहीं। तो मुझे लगा कि साइकिल डालना है ऊपर, फिर मैं साइकिल से वापस 24-25 किलोमीटर। ये तो आने जाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डाइट का क्या किया? डाइट का तो हफ्ते में 2 या 3 बार ही मैं डाइट मिलते थे उसी टाइम में। क्या डाइट होती है जो? ऐसे कुछ नहीं होती थी, एक बनाना होती थी, एक अंडा और एक छोटा सा ग्लास दूध होते थे, क्योंकि उसी टाइम में मणिपुर में तो अभी भी दूध का बहुत ज़्यादा कमी होता है। तो गांव में जो गाय मिलते हैं लोकल वाला, वो बहुत कम दूध होते हैं, तो वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो दूध तो मैं बहुत कम पिया है, पर एक बनाना खा के मैं ट्रेनिंग के लिए निकलते थे। तो ऐसा ही हुआ था। हमें ये बताइए मीराबाई जी, अनफॉर्चुनेटली मणिपुर में अभी भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं जी। और एक रिजर्वेशन हाई कोर्ट जजमेंट और उसके बाद इतनी हिंसा दोनों समुदायों के बीच में। आप जब बड़ी हो रही थी तब मणिपुर में, इम्फाल में कैसा माहौल था? क्योंकि हम लोग जो गंगा जमुना के मैदान में पले बड़े हैं, हम लोग पढ़ते रहते थे कि मणिपुर में ब्लॉकेड, मणिपुर में ब्लॉकेड। जीवन कैसा था वहाँ पे? ये जो चल रहे ना, ये पहले से भी है। जब मैं बचपन में थी तब से और भी ज़्यादा होते थे क्राइम। हर दिन कुछ न कुछ होते रहते थे। तो क्राइम मतलब उसी टाइम में कोई किसी को मार दिया, फिर ब्लॉकेड, फिर पूरा स्ट्राइक चलते थे, वो सब। ये आज की बात नहीं है, पहले से ही है। तो इन सब की वजह से मणिपुर से स्पोर्ट्स हो या प्लेयर हो, स्टूडेंट हो, बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते थे, कि घर पे ही रहना पड़ते थे। जो विलेज का जो गांव से ही शुरू होते हैं ना, वो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे। कहीं बाहर निकलने का ही मौका नहीं मिलते थे, क्योंकि गांव में तो कुछ न कुछ होते रहते हैं। अभी भी चल रही है, सबने देखा है सभी कि क्या हो रहा है मणिपुर में। ये पहले से ही था। बहुत मुश्किल होता है कि मणिपुर से इतना सारी प्लेयर्स निकली हैं अभी, पर वो बहुत ही ज़्यादा फाइट करने के बाद बाहर आया है, क्योंकि हमको कुछ करना है। हम मणिपुर के लिए या हम इंडिया के लिए कुछ करना है, हम नॉर्थ ईस्ट के लिए हम कुछ करके दिखाना है। तो वही चीज़ हमको अंदर ऐसा मजबूत रख के ना, बहुत माइंड स्ट्रॉन्ग रख के हम फाइट करके ही बाहर निकले हैं। बिल्कुल। तो वेट लिफ्टिंग में शुरुआती दौर में जैसे जब बच्चे आते हैं तो उनको क्या सिखाया जाता है? थोड़ा सा हम लोग को बेसिक बताइए। जैसे हम लोगों ने अखबारों में ये तो पढ़ा है कि जब जैसे आपने वेट उठाया तो स्नैच में इतना होता है और क्लीन एंड जर्क में इतना, थोड़ा ये फ़र्क समझा सकती हैं आप? हाँ, वेट लिफ्टिंग में 2 इवेंट होते हैं, एक तो स्नैच और क्लीन एंड जर्क। तो स्नैच में नीचे से डायरेक्ट ऊपर तक पहुंचाना है, और क्लीन एंड जर्क में ऐसा नेक में रख के फिर पुश करना है। सहारा ले सकते हैं थोड़ा हाँ सा। जी, हाँ। क्लीन एंड जर्क में थोड़ा सा मतलब नेक से सपोर्ट लेते हैं और फिर जर्क करके ऊपर ले जाना। हाँ। अच्छा, इसलिए वो क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क, हाँ। तो स्नैच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। अभी भी मैं भी क्लीन एंड जर्क ही पसंद करती हूँ। स्नैच में टेक्निक का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि वो नीचे से इतना हेवी को ऊपर तक पहुँचाना है एक ही टाइम में। हाँ, तो इसीलिए। और कभी कभी फ्रेश आउट भी होते हैं कि हम डायरेक्ट ऐसे करके पकड़ना है, इसको ऐसा भी हो गया ना तो हम कितने सालों का मेहनत उसी टाइम ही खराब एक झटके में। तो इसीलिए एकदम से ऊपर से ये पूरा टाइट करना है इसको। तो वो स्नेच होते हैं, तो वो टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है कि उसको बॉडी के पास लेके जाना है, बॉडी की
सेकेंड पुल एक होते हैं कि इधर से हम फास्ट कैसे ऊपर लेके जाना है वो सब। तो इतना फास्ट करोगी और बॉडी के साथ साथ इतना पास करके जाएंगे तब अच्छा रहते हैं। तो स्नेच में टेक्निक का बहुत ज़्यादा रोल है। और क्लीन एंड जर्क में ताकत है। क्लीन एंड जर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है उसको, क्योंकि नेक की बात थोड़ा सा 1-2 सेकेंड रेस करके पुश करना है तो उसी समय हमको जो भी हमारी अंदर की ताकत है वो पूरा लगाना है। पर कितनी ज़्यादा ताकत है, मतलब मैं देख रहा हूँ आप 49 केजी में हैं, 48 केजी? अभी 48 में है, पहले 49 में, अभी 48 में। जी। 49 किलो वज़न और उठा रही हैं आप, कभी 85 कभी 90 मतलब अपने से डबल। जी कमाल है। सोचो क्या क्या खाते होंगे। क्या क्या खाते हैं अब बताइए, अभी क्या डाइट होती है? बिल्कुल भी नहीं खाते। चैंपियन एथलीट मीराबाई चानू की डाइट बताइए मुझे। सब तो लगा होगा कि वेट लिफ्टर्स है तो बहुत सारी खाते होंगे, है ना, सब कुछ, पर हम इतना नहीं खाते क्योंकि वेट कंट्रोल करके रखना पड़ता है। कि हर प्लेयर्स के अलग अलग डाइट होते हैं, वैसे एथलेटिक्स का, बॉक्सिंग का, सब होते हैं। सभी जो नॉर्मल पार्सल लोग जानते होंगे, पता होते हैं कि नहीं पता नहीं, कि वो लोग तो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स खाते होंगे, इतना जो भी दिख रहे हैं सब खाते होंगे, पर बिल्कुल भी नहीं है। हम टाइम टू टाइम मेंटेन करके जरा मुझे आप अपनी एक दिन की डाइट बताइए प्लीज। मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ बॉयल और ऐसा बॉयल अंडा, बॉयल चना होते हैं, चना और मशरूम, बॉयल मशरूम, यही होती हूँ। हम ब्रेड भी नहीं ले सकते, दूध भी नहीं ले सकते, क्योंकि वेट को हम पूरा चुन चुन के देखना पड़ते हैं कि हमारी वेट जो है हम मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट भी हम इतना नहीं खा सकते कि बॉयल अंडा 2 खा लिया और बॉयल मशरूम, ये सब यही खाती हूँ, पर ब्रेड कभी खाते ही नहीं है। तो इसके बाद उबली हुई सब्जियां, थोड़ी सी, थोड़ा उबला चना और थोड़ा अंडा। हाँ, वो खा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग भी करना है, उसको डाइजेस्ट भी करने रखना है। तो पहले ब्रेकफास्ट फिर ट्रेनिंग या पहले? हाँ, पहले ब्रेकफास्ट। सुबह 1 घंटे के लिए हम वर्कआउट रहते हैं, क्योंकि इसमें मोबिलिटी हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, रनिंग पीटी, वो सब 1 घंटे के लिए रखते हैं कि 6 to 7:30 ऐसे रखते हैं। फिर 8 बजे हम ब्रेकफास्ट करके 10 बजे ट्रेनिंग होते हैं 10 to 12:30 तक। इसमें वेट ट्रेनिंग होते हैं हमारी, अच्छा स्ट्रेंथ पावर वाला वेट ट्रेनिंग होते हैं। फिर लंच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सलाद ही खाती हूँ, ग्रीन सलाद और सी फूड, यही है हमारी लंच। कुछ रोटी चावल? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कुछ चिकन मटन आलू? डिनर में करते हैं, रेड मीट करते हैं हम। नहीं, पहले लंच लॉक करते हैं गाइस। हाँ। लंच में बिल्कुल नहीं, सी फूड करती हूँ और सलाद। सी फूड में क्या? सी फूड में ऐसा सैल्मन हो गया, पॉम्पलेट, फिश जो भी है, प्रॉन्स, ये सब। वो डीप फ्राइड होगी या ग्रिल्ड होगी? ग्रिल है, बॉयल नहीं तो ग्रिल। हाँ, ये दोनों में से हम बिल्कुल मसाला से कम वो है कि बाहर है और ऑयल से बाहर है। तो हम मसाला नहीं, तेल नहीं? नहीं। कभी 1 चम्मच घी थोड़ा सा? नहीं। हाँ, हम घी खाते हैं, घी खा सकते हैं। घी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जोड़ों के लिए अच्छा है। हाँ जी, जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, घी खा सकते हैं। पर वो भी हम देख के कि एक टाइम खाना है, एक टाइम छोड़ना है, ऐसा। क्योंकि सिर्फ वेट की ही हम वो करते हैं कि मेंटेन रखना है, तो हम सब कुछ हर चीज़ में हम सोच के खाना पड़ते हैं, चुन चुन के। और ड्राई फ्रूट्स? हाँ, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। ड्राई फ्रूट तो हर कोई ले सकते हैं, अच्छे हैं ड्राई फ्रूट्स में। अखरोट बादाम, किशमिश, मुनक्का। हाँ जी, भिगो के वो सब खाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर दोपहर में ये लंच किया, फिर उसके बाद फिर क्या शेड्यूल रहता है? उसके बाद आराम थोड़ी है? हाँ, 1 घंटे आराम मिलते हैं। फिर 4 बजे 4 to 7:30 फिर वेट ट्रेनिंग होते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, ये इवनिंग सेक्शन वेट ट्रेनिंग होते हैं, जैसे स्नेच हो गया, पावर स्नेच, वो सब, स्ट्रेंथ स्क्वाट हो गया, वो सब। फिर इसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम रिहैब का जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होते हैं, जो इंजरी को रिलेटिव, वो सब करते हैं। फिर डिनर में क्या रहता है? डिनर में भी सेम हम रेड मीट करते हैं, वैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, बीफ, मटन, पोर्क हो गया। पोर्क में ज़्यादा नहीं खा सकते प्लेयर्स में, इसमें फैट ज़्यादा होता है। पोर्क में फैट ज़्यादा होता है। और रिकवर्ड
के लिए भी वो अच्छा होता है, पर इतना नहीं खा सकते। हम रेड मीट है ज़्यादा करते हैं और मटन में, तो ये दोनों में डिनर के लिए करते हैं और थोड़ा सा राइस करते हैं, क्योंकि मणिपुर से आया ना तो बिना राइस का तो नहीं हो सकती। तो मेरा न्यूट्रिशन बोले सच में आप मुझे बिना राइस के ही खिला रही है। ऐसे मैंने बोला एक टाइम तो मुझे चाहिए राइस। अरे साहब थोड़ा चावल तो लगता है भाई। हाँ जी, तो डिनर में ही मैं राइस करती हूँ। नहीं, मीठा वगैरह कुछ बिल्कुल भी नहीं। नहीं। फिर उसके बाद रेस्ट और फिर सुबह से। तो हाँ ये जी। हफ्ते में कितने दिन ये शेड्यूल रहता है आपका? हमारी ट्यूसडे को 3 टाइम्स ट्रेनिंग होते हैं और वेडनेसडे को 2 टाइम्स और थर्सडे को 3 टाइम्स, फिर फ्राइडे को 1 टाइम होते हैं, फिर सैटरडे को 3 टाइम्स, संडे को 1 टाइम। छुट्टी कब है? मंडे। एक दिन छुट्टी हाँ है। जी, एक दिन छुट्टी। बड़ी मेहनत लगती है भाई ओलंपिक मेडल जीतने में। बिल्कुल सर, ऐसा ही सबको लगा होगा। हर अलग अलग के काम की वो सब है। और ये आपका रूटीन पिछले 18-20 साल से है? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि वेट लिफ्ट मुझे लगता है कि हर स्पोर्ट्स में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वेट लिफ्टिंग में ऐसा लगता है कि हम ट्रेनिंग रेगुलर करना पड़ते हैं कि साल से साल ट्रेनिंग करेंगी तब हमारी इम्प्रूव होगा। हमारे 1-2 kg इम्प्रूव करने में हम साल लग जाते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ ऐसा मसल को तैयार रखना है। एकदम से हम वेट नहीं उठा सकते। वेट उठाने के लिए हमारी जो मसल है अंदर का, जो थाई का पावर होते हैं, हम शोल्डर में कैसे करना है, उन सब को हम पहले रेडी रखना है, इसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं। तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं वेट लाने में, तो इसलिए हम पूरा साल ट्रेनिंग करते हैं। अभी मैं 1 दिन या 2 दिन ट्रेनिंग छोड़ देगी ना तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा रिकवर करने में, क्योंकि जो मेरा मसल है उसको लाने के लिए। तो इसलिए कोई गेम्स हो या ओलंपिक हो, इसके बाद हम कभी रेस्ट नहीं कर पाते। कभी ऐसा नहीं कि यार अब बहुत सालों से कर रहे हैं तो 4-6 दिन अब छुट्टी करेंगे? सोचती हूँ कि हाँ अभी ओलंपिक ख़त्म हो गया है, गेम्स ख़त्म हो गया है, मैं फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ, तब रेस की टाइम आएगी ना तो फिर होते इसके बाद मुझे ट्रेनिंग करना है, फिर जो मेरा परफॉर्मेंस है उसको कब तक मैं रिकवर कर सकती हूँ, वो सब आप नोट करेगी ना तो घूमने का मन ही नहीं करते। इसीलिए हम कभी ऐसा लगती हूँ मैंने आज ट्रेनिंग मिस हो गया तो मुझे और 2 गुना मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा उससे, तो इसलिए एक दिन कभी हम रेस करने का सोचते ही नहीं है। बिना थके आगे बढ़ रही हैं। अब हम लोग आपकी ओलंपिक की जर्नी पे बात करेंगे। जी। पहला ओलंपिक जिसमें आपने हिस्सेदारी की वो था रियो में। रियो कैसा था वहाँ पे? बहुत अच्छा भी था और उसी में से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ओलंपिक है इसमें। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए थे इसी में, और जो ओलंपिक के लिए मैंने ट्रायल्स में जो वेट दिया था वो सेम मैंने ओलंपिक में किया होता, तो उसी में भी मेरा सिल्वर थे। कितना था ट्रायल्स में? ट्रायल्स में मैंने किया उसी टाइम तो बहुत कम था हमारी उसी में, तो इसमें 85 और 105-6 करेगी ना तो वो हमारे लिए मेडल था। तो स्नैच में 85? हाँ, और क्लीन एंड जर्क में 106-7 में। हाँ, 105-106। हाँ, रियो में वेट सब आप 48 kg में गई थी उसी टाइम में। हाँ, अच्छा ठीक। तो वो बहुत मेहनत किया था। मुझे लगा था कि सर ने भी बोला था इस बार पक्का हमारी मेडल है। सर ने मतलब कोच आपके? हाँ जी, क्या विजय नाम है सर आपके ने। कोच का? विजय शर्मा। विजय शर्मा। हाँ, पर हमने पूरा मेहनत किया था, पर उसी दिन शायद मेरा लकी नहीं थे कि मैं क्लीन एंड जर्क में तीनों के 3 फेल हो गया था। ये 106 में मैं कर नहीं पाए थे। 106 में एक पास हुआ होते ना तो मेरा मेडल थी रियो में भी, पर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसमें भी सीखा मैंने कि हाँ। थोड़ा अगर आप मुझे ठहर के बता सकें कि जब आप वहाँ खड़ी हैं सामने जी, पहले तो क्या चल रहा होता है दिमाग में? चलते तो बहुत कुछ चलते हैं, कि
हाँ हम स्टेज में आ रही है, वो भी ओलंपिक के पोडियम में, स्टेज में और चैम्पियनशिप के में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि चैम्पियनशिप में हम फ़र्क मतलब इतना तो नहीं हो सकती कि सेम ही स्टेज में है, सेम ही हम वेट उठाना ही है, पर ओलंपिक के टाइम में हमको ऐसा लगता है कि हाँ पूरा दुनिया भारत से हमको देख रही है, ओलंपिक इंडिया के लिए हम नाम रखने के लिए आए हैं, वो सब थोड़ा सा अंदर में हम दबाव आ जाते हैं कि मैंने ये नहीं कर पाए तो क्या होगा, सभी जो भारतवासी का सपना जो है और मेरा कोच का, मेरा फैमिली का वो सपना जो है वो कर पाएगी कि नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है। पर ये सब चल रहा होता है जब वहाँ खड़े होते हैं एकदम, हाँ सब भूल के ना हम सोचते तो हूँ हाँ हो गए कि नहीं वो सब, पर सर मेरा साइड में खड़े होते हैं तो एक बार सर ने आवाज़ लगाते हैं कि कोई भी आवाज़ लगाते हैं कि चलो या खींचो, जो भी आते हैं ना वो उसी को ही हम फोकस करते हैं कि मेरा सर की आवाज़ ही हम फोकस करते हैं, जो भी दिमाग में चल रहे होते हैं फिर भी सर का जो आवाज़ होता है ना हम वही फोकस करके स्टेज में जाते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कोई ऐसा भी होते हैं जो पहले थोड़ा मन में प्रेयर करते हों, वो भी हमने देखा है कुछ प्लेयर्स को। हाँ किसी किसी का सब प्रेस करते हैं वैसे जाने से पहले कि कोई किसी का भगवान का नाम लेते हैं, मैं भी लेती हूँ कि हर चीज़ में मैं पहले भगवान के नाम ही लेके मैं शुरुआत करती हूँ, हर ट्रेनिंग में भी उसमें भी। पर हम हाँ यही सोचती हूँ ज़्यादा हम सर ने क्या समझाया, सर ने क्या बताया मुझे, वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस रखती हूँ। तो क्या हुआ था रियो में, आप थोड़ा मुझे अटेम्प्ट्स के बारे में बताइए। आप पहुंची, अब आप जी वेट लिफ्ट करने गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में वेट लिफ्ट करने गया था। पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था कि मैं स्टेज में जा रही है पर मैं क्या करने जा रही है वो बिल्कुल भी पता नहीं चला था मुझे, पूरा ऐसा ब्लर हो गया था कि मैं लिफ्ट करने जा रही है वो पूरा भूल गया था। पहली बार हुआ था मेरे साथ, नर्वस हो गए थे तो इसकी वजह से 3 के 3 लिफ्ट फेल हो गए थे, एक लिफ्ट पास होते तो मेडल थी मेरा। पर वो ज़्यादा दुख थे कि हाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी टाइम में क्यों हो गया, वो सब बहुत सारी बहुत सारी खुद को क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या किया था मैंने, क्या गलती की थी, वो सब। तो बहुत दुख होते हैं, मेडल हाथ से छूटना, आंसू निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा रोई थी मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं कि मैंने इतना मेहनत किया था कि सॉरी, सर ने भी पहले से ही मुझे बताया था कि इतना सालों की बात ये ओलंपिक मेडल लेना वेट लिफ्टर्स इंडियन वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पूरा ठान लिया था कि हाँ मैं पूरा मेहनत करूँगी, इंडियन वेट लिफ्टिंग के लिए मैं कुछ तो करना है मुझे, तो वही था मेरा दिमाग में। पर तीसरे अटेम्प्ट में तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा चल रही होंगी, बहुत ही ज़्यादा चल रहे थे कि दोनों फेल हो गया है तो ये तीसरा को मुझे पास करना है। पर स्टेज में जाने के बाद पूरा ब्लैकआउट हुआ था, मुझे पता नहीं चला था मैं क्या करने जा रही है बिल्कुल भी, तो इसीलिए फेल हुआ था। तो घर आया था, मैं रूम आए थे वापस, तो बहुत रोया था मैंने, क्या किया, क्या हो गया था वो सब। सर भी बहुत ज़्यादा दुख थे और जब मेडल निकल गया है तो बहुत सारे कुछ आते हैं कि कोई कोच के ऊपर, कोई प्लेयर्स के ऊपर, ये सब ना ऐसा बोला कि एजेक्ट तो नहीं बोल सकते कि ये बहुत सारी ऐसा आया था कि कोच ने अच्छे से नहीं दिया है, प्लेयर्स को ख़राब किया है, वो सब। तो वो चीज़ सुन के मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ था कि मुझे पता है और सर को पता है कि हम कितना मेहनत करते हैं, हम ट्रेनिंग में कैसा करते हैं, सर ने मेरे अंदर में जो मैं क्या क्या उठा सकते हैं सर दोनों को पता है। जो ऐसा कमेंट आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दुख होते हैं कि ऐसा क्यों बोला है, कि प्लेयर्स की लाइफ में एक हारना जीतना जो होते रहते हैं तो वो क्यों नहीं समझते। तो ऐसा बहुत सारे बैड कमेंट आते हैं तो और भी ज़्यादा दुख होते हैं। कहाँ पे आते हैं ये कमेंट? मैं ऐसा तो बोल नहीं बता सकती, पर बस वहीं पे गेम्स विलेज में ये कमेंट विलेज में ही
एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, एथलीट्स ने, हाँ। सुना था कि कोचेस ने अच्छे से नहीं दिया है वो सब, पर हमको बताया। पर उसी टाइम में ही मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट जो भी कंपटीशन हो मैं करके दिखाऊंगी। तो इसमें जो सब सीखा मैंने कि हाँ ये सब हुआ तो कैसे मेंटेन करना है ये सब। तो वही था, मैंने उसी रूम में ही आके मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी बोलो पर मेरी तरफ से तो मुझे करके दिखाना है, जो बेट कमेंट हो या जो भी है। पर मैं सुनती नहीं हूँ, मैं इधर सुनती हूँ इधर निकालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करना है, मैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यही प्रॉमिस किया था कि मैं करके ही दिखाऊंगी, वो भी स्टेज में। तो वही था मेरा, और कर दिखाया। कितनी कमाल की बात है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप अपने कोच की बात कर रही थी, आपके लिए आपकी ज़िंदगी में भरोसे का प्रतीक कौन है? कोच, माँ, आपकी टेक्निक, आपका फेथ, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप इस कैटेगरी में डालेंगे? हाँ, ये मैं दोनों कर सकती हूँ। सबसे पहले तो हाँ, मैं माँ को ही बोल सकती हूँ कि माँ ने हर टाइम मुझे समझाया है। कोई भी चीज़ डाउन, कुछ भी दुखी या जो भी आते हैं तो मामी पहले ही वो खड़े होते हैं कि ये सब होगा, आपको ये फाइट करना है, एक भरोसा दिखाते हैं आप कर सकते हैं करके। पर आज तक का जो जर्नी है ना मेरा, 2014 से मैं विजय सर के साथ हूँ, तो काफ़ी मेरे लाइफ में चेंज हुआ है, क्योंकि सर को पता है कि मेरा अंदर में क्या क्या कर सकते हैं और इंडियन वेट लिफ्टिंग के लिए मैं क्या क्या होगा और नाम ला सकते हैं वो सब। तो मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि विजय सर के ऊपर, क्योंकि सर के पास मैंने ट्रेनिंग करने के बाद ही पूरा मेरा लाइफ चेंज किया है। ट्रेनिंग से लेके और मेरा हर चीज़ में चेंज किया है सर ने। तो मैं आज तक का जर्नी, आज मैंने आप सबके सामने खड़ी हो पाई है, तो मैं विजय सर की वजह से ही मैंने किया है। कहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं विजय शर्मा जी? हम पहले ही NIS पटियाला में ही मिला है, नेशनल कैंप में। तो उधर से ही सर ने शुरू किया था। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात ही सर से हमने काम करना शुरू किया था। तो बस उसी के बाद से ही मेरा ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ और भरोसा भी दिखाया कि आप कर सकते हैं। अभी कहाँ पे करवाते हो? अभी मोदी नगर में। ये गाजियाबाद मोदी नगर? हाँ जी, इधर सर हम सब ने मिलके एक वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स करके हमने अकादमी बनाया है। वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स? हाँ जी। तो पहले जो पटेला में रहती थी, तो अभी इधर शिफ्ट किया है कि हमने, और यूथ जूनियर के बच्चे भी हमने सेलेक्ट करके उधर रखा हुआ है। हम साथ में ट्रेनिंग किया है। और सबसे मैं खुद को प्राउड फील करती हूँ कि अभी सर दोनों का एक सपना था कि सिर्फ लड़की लोग को हमने ट्रेनिंग कराने के लिए, तो वो पूरा हुआ है। 8 to 13 इयर्स की बच्चे, सिर्फ फीमेल, तो हमने उसको ट्रेनिंग कराई है। अभी 40 प्लेयर्स है हमारे साथ। ये मणिपुर से है, असम से है, और ये पुणे भी है, और साउथ से है, तमिलनाडु से। जी, तो कैसे आप स्काउट करते हैं बच्चे यहाँ पे जो आते हैं, जो लड़कियाँ आती हैं? वैसे हमने इंडिया में पहली बार ऐसा, शायद पहली बार है ये कि यंग बच्चों से ट्रेनिंग कराना, क्योंकि हम बाहर जाते हैं ना तो सब छोटे छोटे मतलब यंग एज से ही ट्रेनिंग शुरू कराते हैं। तो हमने सोचा था कि इंडिया में भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि कोई इंडिया में यंग एज से, कम एज से ट्रेनिंग कोई भी नहीं कराते, कि 8 साल के बच्चे हैं अभी, तो उसी को हम ट्रेनिंग कोई मतलब नहीं चाहते कि पेरेंट्स, खास पेरेंट्स लोग नहीं चाहते थे कि यंग एज से ही ट्रेनिंग शुरू कराना, क्योंकि क्या सोचते हैं वो तो पता नहीं, पर हमने वो सिर्फ चेंज करने थे हमको, क्योंकि ये हर स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा बेसिक ट्रेनिंग करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी जो हमें ट्रेनिंग सिखा रही है वो हम 10 साल लगेगा उनको रेडी करने के लिए। तो हमने यही सोचा था कि हम अभी 10 साल के बाद ये 2036 में जो होने वाले हैं ओलंपिक, तो इसी के लिए हमको तैयारी करने थे, क्योंकि अभी
इंडियन वेट लिफ्टिंग में मैं सच्ची बताऊंगी तो मैं अकेली ही अभी तक ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। तो हमको ऐसा लगा था मेरे जैसा और भी ज़्यादा हमको रेडी करना है। हाँ, एक हम लोगों ने बचपन में देखा था कर्णम मल्लेश्वरी ने जी ब्रॉन्ज जीता जी, और फिर इसके बाद, आपने हाँ, सिल्वर जीता। तो हमको मेरे पीछे और भी ज़्यादा हमको बनाना है, तो इसलिए 10 साल की हमने पूरा प्लान किया है। अभी जो बच्चे हैं उसी को तो हम उसी में ही हम बेसिक ट्रेनिंग सिखा रही है। बहुत अच्छा। बेसिक ट्रेनिंग सिखाना ये बहुत ही ज़्यादा एक बात बताइए, मैं आपकी जैसे मेडल लिस्ट देख रहा था जी, तो टोक्यो ओलंपिक में देखा तो गोल्ड मिला चीन की एक एथलीट है उनको। फिर हमने ये पेरिस ओलंपिक देखे तो उसमें भी सेम चीन की एथलीट। चीन में कैसे करवाते हैं ट्रेनिंग, कुछ आपको जानकारी है वहाँ कैसे अलग है? एजिक तो पता नहीं, और उनका ट्रेनिंग ऐसे तो कोई चेंज नहीं है कि वेट लिफ्टिंग में हर चीज़ में सेम ही होते हैं। ऐसा एक्स्ट्रा क्या लेते हैं? नहीं, वो क्या खिलाड़ियों को जल्दी पिक करते हैं, कम एज से ट्रेनिंग शुरू करते हैं? हाँ जी, यही चीज़ उनका एडवांस है, बहुत ज़्यादा फास्ट है कि वो कम एज से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इंडिया में वो बहुत कम है, तो हम 10 साल के बाद 10 के ऊपर से ट्रेनिंग कराना और ट्रेनिंग के बाद मतलब ये कम एज से ट्रेनिंग कराना, वो दोनों डिफरेंट हो गई होगा। क्योंकि पहले रेडी करना है हमारी मसल में, पहले भी बोला है कि हमारी वेट तक आने के लिए हमको पहले रेडी करना है बॉडी को, तब वेट में आना है। तो मैंने यही चीज़ सुना है कि चाइना का कम एज से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया है, तो इसलिए उनके में बहुत ज़्यादा फास्ट है, टेक्निक में बहुत ज़्यादा अच्छे है। मैं अभी भी सबको देखती हूँ कि चाइना के हर प्लेयर्स का टेक्निक में अभी भी सीखती हूँ कि उन लोग कैसा करते हैं, उनके बॉडी में कैसा फास्ट करना है, किस किस का टेक्निक कैसा अच्छा रहता है, वो सब मैं अभी भी सीखती हूँ। क्योंकि वो लोग का बेसिक ट्रेनिंग जो है ना वो पहले से ही उन्होंने कर चुकी है, तो वो उनका एडवांस है बहुत ज़्यादा। हम लोग आपकी ओलंपिक जर्नी की बात कर रहे थे तो हमने रियो का जिक्र किया, उसके बाद फिर आप कम बैक करती हैं अलग अलग चैम्पियनशिप में। आपने कॉमनवेल्थ में जीता, एशियाई चैम्पियनशिप में जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपने गोल्ड जीता। पर एक फेज़ था जिसमें आप मानसिक रूप से बहुत निराश हो गई थी ओलंपिक की ठीक बाद। वो क्या फेज़ था, तब कैसे आप उससे बाहर आई? क्योंकि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर हमको लगता है कि यार कैसे इससे उभरें। हाँ, रियो ओलंपिक के बाद दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत ज़्यादा। वैसे भी चल रहा था कि मैं वेट लिफ्टिंग ही छोड़ दूँ। वेट लिफ्टिंग छोड़ दूँ? क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया था, तो उसी टाइम में भी फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाए थे। तो ऐसा लगा मैं इतना मेहनत करने के बाद भी ये मेडल मेरा हाथ से चले गया है, तो मैं और जाके क्या करेगी, यही दिमाग में ही सोच रहे थे बहुत। तो इसलिए मैं लिफ्टिंग ही छोड़ देती हूँ। तब मेरे मम्मी ने बोला कि ये प्लेयर्स की लाइफ में ये हार जीत ये तो होगा, इंजरी होगा, सब कुछ, तो इसमें से आपको माइंड स्ट्रॉन्ग रख के और ये सब कैसे, इस सब से कैसे आगे जाना है आप खुद सोचना है और फाइट करना है, ये मम्मी ने मुझे बताया। और मेरे विजय सर ने मुझे बताया, समझाया कि ये सब होगा, प्लेयर्स है, आप शुरू है अभी, तो ऐसा ही सोचे कि तो हम आगे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए जो पास हो गया है वो सोचना ही नहीं, पर उससे हम और भी ज़्यादा क्या क्या करना है, क्या चेंज करना है वो सोचना है। और इसमें सबसे मुझे उन्होंने बताया, हमारी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सहदेव सर हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो उसी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया था, क्योंकि आप यंग हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए। तो ऐसे ही सभी ने मुझे बताया कि आप कर सकते हैं, आप अभी इधर इस मामले से आपको फाइट करके आगे जाना है। तो मैं फिर एक दिन अकेले में बैठ के सोचा कि हाँ, सबने ऐसा बोल रही है, तो मेरे अंदर कुछ देखा है उन्होंने, तो मैं क्यों हार मानूं, तो मैं कुछ करके दिखाती हूँ। ऐसा मैंने दिमाग में ऐसे रखा था कि हाँ,
मैं बहुत यंग हूँ अभी, मैं वेट लिफ्टिंग के लिए कर सकती हूँ कुछ भी। तो मैं पूरा रिलैक्स रख के पूरा एक दिन मैंने सोचा कि हाँ, मुझे स्पोर्ट्स एक प्लेयर होने इसके साथ क्या क्या और करना है। प्लेयर्स की जब इंजरी होते हैं या फेल होते हैं या ट्रेनिंग अच्छा नहीं होती, उसी टाइम में क्या क्या करना ज़रूरी होते हैं, वो सब मैंने पता किया। तो बाद में हमारी साइकोलॉजिस्ट ने मुझे समझाया कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साइकोलॉजिस्ट वालों ने इतना मतलब क्लास लिया, वो सब भी जब मैं रेडी नहीं होती तब तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर मैं पूरा रेडी थी कि मैं हाँ कमबैक कर सकती हूँ। तो तब मैंने पूरा वो किया था। साइकोलॉजिस्ट हर दिन मैं क्लास गई थी कि जब फेल होते हैं तब क्या करना है, जब ट्रेनिंग अच्छा होते हैं तो क्या और मुझे इम्प्रूव करना है, वो सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा विजय सर ने ही मुझे कमबैक कराया है कि उन्होंने भरोसा किया है और मैंने भी सर के ऊपर भरोसा किया है कि हम कर सकते हैं सर, कि हम इंडिया के लिए करके गुरुओं पे दिखाएंगे। भरोसा बड़ा ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा। सब में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। बहरहाल टोक्यो ओलंपिक पर आते हैं अब। जी। हम सब ने मुस्कुराते हुए देखा, आपको मास्क भी लगा हुआ था है, तब वो कोविड का दौर था। उसकी तैयारी कैसी रही? अब उन 6 लिफ्ट्स के बारे में बताइए जो सिल्वर लेके आए देश में। टोक्यो ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग में अच्छा भी था, और कोविड की टाइम है तो सबको पता है कि कोविड जब लॉकडाउन हुआ था हम पटियाला में ही थे। हम एक ही रूम में अंदर बंद करके रखा था, कोई ऐसा प्लान नहीं रखा था कि क्या करना है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा था। पर हमने बहुत ही मेहनत किया, हमने रूम के अंदर ही हमने एक्सरसाइज करना ही शुरू किया था कि हम करना है, क्योंकि जो भी हो हम ओलंपिक तो ज़रूर आएगी, पर हम इसमें वो रेडी तो रखना पड़ेगा। पर बहुत अच्छा भी हुआ। हम जल्दी ही हमने यूएसए में मैंने ट्रेनिंग करने आ गई थी कि मुझे इंजरी भी होने लगा था, तो सोचा मैं जल्दी मेरा जो अराउंड सर है डॉक्टर यूएसए में, तो इसके पास में आ गई थी कि मुझे ट्रेनिंग करना है और अच्छा इस बार मुझे मेडल लेने के लिए पूरी तैयारी करना है। तो मैं बहुत अच्छा चल रहे थे और कंपटीशन में अच्छा भी था। और एक रात पहले क्या हुआ? बहुत मुश्किल हुआ था कि सबको पता है हमारी मंथ्स का डे, मेरा पीरियड हो गया था। पीरियड का डे 1 था, हाँ पीरियड जी, शुरू हो गया था। हाँ जी। तो बहुत मुश्किल हुआ था उसी टाइम में। तो काफ़ी हमारी जो दिमाग है वो चलते नहीं है कि क्रैम्प्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो सब चल रहा था कि मैं कल क्या होने वाला है, वो सब कि मैं कर पाएगी कि नहीं, ये सब। और एक तरफ से फिर गुस्सा कर रहा था मैं खुद को कि इसी टाइम में ही आना था मुझे। तो फिर ठंडी दिमाग से सोचा ये तो हमारे हर महीने होते रहते हैं, पर वो भूलना चाहिए। हाँ, तो मैंने उस सबको भूल के बस कल के लिए मुझे अच्छे से ध्यान रखना है, कल मुझे अच्छा ही सब होना है। तो बस भगवान ने मुझे मतलब मान लिया और पूरा इंडिया वर्ष ने मेरे लिए जो प्रे किया था, तो उनकी वजह से शायद मैं टोक्यो में मेडल ले सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी हुआ था, परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। बस लास्ट वाला फेल हुई थी। पर थोड़ा बताइए ज़रा कैसे क्या रहा वो सारे लिफ्ट्स के बारे में प्लीज़। बहुत अच्छा हुआ था लास्ट वाले लिफ्ट में। क्लीन में आपने 87 किलो उठाया, स्नैच में 87 उठाया था। हाँ जी, 87। हाँ जी। और क्लीन एंड जर्क में 115 किया था, 17 किया था। ओलंपिक का रिकॉर्ड होने वाले थे, पर बॉडी मुझे अलाउड ही नहीं कर रहा था कि तब तक 15 तक तो मुझे ऐसा लगता है मुझे करना है करके, पर 17 तक आ गया था तो मुझे बॉडी अलाउड नहीं कर रहा था कि बैक में पेन होना शुरू हो गया था, क्योंकि बॉडी पूरा लूज हो रहे थे कि ताकत ही नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि पीरियड्स में होते हैं ये सब, तो इसलिए हाँ। पर मैंने पूरा कोशिश किया था कि मेरे 15 में ही पता चल गई थी मुझे सिल्वर आ गया है, तो फिर भी मैंने कोशिश किया था मुझे 17 करना है, पर हाँ अलाउड ही नहीं कर रहा था तो कुछ नहीं कर पाया। पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था
और उसी दिन मैं भूल भी नहीं सकती कि मैं कंपटीशन जाने से पहले मम्मी से बात हुआ था मेरा फैमिली से, पर फैमिली ने एक चीज़ बोला था कि आप अच्छे से कंपटीशन खेल के आना, आपके लिए मैं मंदिर के सामने ही खड़ी हूँ, हम कुछ नहीं खाएगी, तब तक आप मेडल लेके आओगी तब हम खाना खाएंगे। ये मम्मी ने मुझे बताया था। जब मेडल लेने के लिए जब पोडियम में गए थे ना, तब याद आया था वो मम्मी ने मुझे ऐसा वो बोला था, वो कभी नहीं भूल सकते। मैं ये समझना चाहता हूँ मीरा कि जैसे आपने एक वेट उठाया, फिर आप ये भी देख रहे हो कि अपोनेंट कितना उठा रहा है, तो जब आपने ये देखा कि जो आपकी चाइनीज़ अपोनेंट है, क्या नाम है उनका? होंगजुई। होंगजुई। मतलब मैं इसलिए पूछा, नाम लिखा है लेकिन हम लोग कई बार नाम वो गलत पढ़ लेते हैं, तो पर नहीं पाते हम भी। हाँ। तो उन्होंने 94 kg उठाया, जी, जो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा उस वेट ग्रुप में। 96 रिकॉर्ड है हमारे। उसी कंपटीशन में 94 किया था। हाँ, 94 किया। तो उसके बाद जो जैसे आप उनके अपोनेंट हो, तो आपके दिमाग में इसका क्या यार इसने तो 94 कर लिया, तो क्या तब क्या कैलकुलेशन चल रही होती है? हाँ, हम पहले से ही देख रहे चाइना की 2 लिफ्टर्स है कि हमारी 48 में अच्छा कर रही है, 49 में सॉरी, पहले 49 ही होते ना, तो उसमें अच्छा कर रही है कि दोनों। तो स्नेच में पहले से ही वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, उनकी टेक्निक बहुत अच्छा है उनका पहले से खींच लेते हैं वो। हाँ जी, तो वो 95 के ऊपर स्नेच कर लेते हैं, पर क्लीन एंड जग हमारी बराबर में है। तो हमारी एक मेट्स होते हैं कि हम स्नेच में कम हो गया तो हम क्लीन एंड जग में कवर कर सकते हैं, तो क्लीन एंड जग में हम मेडल ले सकते हैं ऐसा। तो स्नेच का तो मेरा अभी तक एम है मैं 90 का ऊपर करने के लिए। किसी का टेक्निक की ख़राब की वजह से वो नहीं पहुंच पाती, वो सब। चाइना का 96 उन्होंने 95 के ऊपर कर चुके हैं, पर हम इतना तक तो नहीं कर पाती। मैं सीधा ही बोल लेती हूँ, मैं इतना तक तो नहीं पहुंच पाऊँगी, पर मैं 90 के ऊपर तक मेरा अभी भी टारगेट है। पर क्लीन एंड जग में हमारी ये चाइना की दोनों और मैं हम बराबर है। हाँ, इस वाले ओलंपिक में भी उन्होंने 116 किया, आपने 115 कर ही लिया था। हाँ जी, हाँ, बराबर में है, तो हम उसी से फाइट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि उनके एक्स्ट्रा है वो सब। ये बताइए, आपने वो उठाया 115 और नीचे रखा, अब आपको कंफर्म है जी मिल गया मेडल, अब क्या चल रहा है दिमाग में? खुश दुख सब कुछ, क्योंकि खुशी था हाँ मैंने मेडल लिया है करके, और दुखी था हमने कितना फेस करना पड़ी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। कि मैं ओलंपिक से पहले पूरा 5 साल घर नहीं गए थे, क्योंकि जो रियो में हुआ था ना उसका मुझे सबको दिखाने थे। 5 साल घर नहीं गया? हाँ, मैं 5 साल पटेला में ही थे, मैं घर नहीं गए। 365 दिन ट्रेनिंग चल रहा है? हाँ जी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है। जो रियो की बात हमको सब सुनने को मिला है, और मेरा जो अंदर का ताकत या जो भी है, हम वेट लिफ्टिंग, इंडियन वेट लिफ्टिंग के लिए जो भी करना चाहते हैं वो मुझे दिखाना था, सिर्फ स्टेट्स में ही मेडल लेके। तो वो उसी को मैंने पूरा ठान लिया था, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं ट्रेनिंग करूंगी। तो 5 साल पूरा घर नहीं गई थी। वो सब याद आया कि हाँ हमने कितना मेहनत किया है, और हम फैमिली की सपने थे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, और एक प्लेयर्स ओलंपिक में मेडल लेना, ये बहुत बड़ी बात होते हैं। पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होते हैं। किसी को पार्टिसिपेट कर नहीं पाती, तो वो सब एक पार्टिसिपेट करने का भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो वो मैंने मेडल लेके आया है, तो इतना खुशी है कि मैं सर को एकदम से मैंने हक किया था, सर ने बोला था मेरा सपना पूरा हो गया है। तो इतना खुश हुआ ना, सर ने जो बताया ना, तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैंने सर के लिए कुछ करके दिखाया है। अरे वाह, तो वही था कि पूरे देश को खुशी मिली, पूरे देश को जी गर्व हुआ। बिल्कुल। और फिर जब वापस आई आप, तब तो सब कुछ बदला हुआ दिख रहा होगा। सबको चैंपियन से मिलना है। हाँ, बहुत अच्छा भी हुआ था। और एक चीज़ और, जब मैंने पोडियम में खड़े थे ना, तो
अब पता तो था कि मैंने मेडल जीत के आया है, ले लिया है करके, फिर भी अंदर में डाउट हो रहा था कि अच्छा। मैंने सच में सिल्वर मेडल जीत गया है। मैं ऐसे ही 1-2 सेकेंड ऐसे पकड़ के देखा था मैंने मेडल को, खुद को डाउट हो रहा था कि मैं सच में मेडल जीत गया, मैंने सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में, वो भी। तो वही खुशी सब कुछ था उसी टाइम में। तो बस इंडिया आने की बात तो और भी ज़्यादा खुश था, इतने सारे लोग मुझे मिलने आए थे। और पहला दिन ही कौन कौन से ऐसे मशहूर लोग हैं जिनसे आपकी फिर मुलाकात हुई ओलंपिक मेडल जीतने के सबसे बाद? पहले तो उधर ही वेन्यू में ही कॉम्पिटिशन से बाद तुरंत बाद ही हमारी प्राइम मिनिस्टर जी मुझे कॉल किया था। अच्छा। हाँ, कि आपने कमाल कर दिया, ये बात नहीं बोली थी ना, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। कि हर टाइम सर ने हमको मोटिवेशन करते रहते हैं, हम कॉम्पिटिशन जाने से कि पहले भी आने की बात भी, तो वो चीज़ सबसे पहले मुझे मिली। और बहुत सारी चीज़ें बताए मुझे कि कॉल आई, और मतलब बहुत अच्छा लगी थी कि हाँ, मैंने इंडिया के लिए कुछ करने का मौका मिला है, करके दिखाया है करके। कमाल है। और फिर पुलिस की वर्दी? जी अभी बिल्कुल। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं मणिपुर पुलिस में ASP हूँ। एडिशनल SP हैं? हाँ जी। वाह साहब वाह, क्या बात है। कमाल है। हम सब लोग टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानते हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक की कहानी कब लोगों को पता है? क्योंकि तब भी यू आर वेरी क्लोज टू द मेडल। मतलब इससे पहले सुशील कुमार और नीरज चोपड़ा हमारे 2 ही एथलीट ऐसे रहे हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 3 एथलीट, PV सिंधु और सुशील कुमार और नीरज चोपड़ा। जी, क्या हुआ था वहाँ पे? पेरिस ओलंपिक के टाइम में मेरे इंजरी ये हो रही थी कि जब एशियन गेम्स में मेरा जब इंजरी हुआ था, स्टेट्स के ऊपर ही मेरा हिप जॉइंट में लग गई थी, तो वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। कहाँ स्टेज के ऊपर एज इन? हाँ, क्लिनिक जब किया था मैंने। अच्छा, आप participate कर रहे थे? हाँ। एशियन गेम्स में 2023 में 2023 हाँ जी। तो एशियन गेम जो मैंने क्लीन किया था, तो एकदम से मेरे ऊपर वेट लग गया था, क्योंकि मैं पूरा सिटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो मेरा ये दोनों नी ऐसा ट्विस्ट हो गया। गिर गए थे आप? हाँ जी। तो तभी मेरा राइट हिप जॉइंट में पेन हो गए थे, तो वो रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा तो था। क्या फ्रैक्चर था, मसल इंजरी थी, क्या था? फ्रैक्चर कुछ नहीं है, फ्रैक्चर तो लकीली नहीं हुआ, पर अंदर में जो ग्लूस का जो इसमें मसल में छोटे छोटे मसल होते हैं, तो एक ही ऊपर एक ऐसा आ गया था, तो इसकी वजह से लोड लेने में मुझे पेन हो रहा था स्क्वाट करते समय, वो सब में। तो रिकवर करने में काफ़ी टाइम हुआ। और जब पेरिस ओलंपिक का जो ट्रेनिंग थे ना, इसमें जब भी मैं लोड लेने जाती हूँ, हैवी वेट करने जाती हूँ, तभी मुझे पेन करना शुरू हुआ, ले नहीं पाया था, तो ऐसे ही हो रहा था ऑफ ऑन ये पेन को। तो पर पेरिस ओलंपिक में तो लड़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मैंने इंजरी होने के बावजूद मैंने पूरा कोशिश किया था कि मैं पूरा मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। बस थोड़ा सा रह गई थी कि इंजरी की वजह से। और उसी 1 किलो का फर्क था ना? हाँ जी, 1 kg का। उसी दिन में भी मेरा 3rd डे थे पीरियड्स का। अच्छा, तब भी पीरियड्स चल हाँ रहे जी। थे। तो वही था। आपने 199 किया और 200 पे 200 में ब्रॉन्ज था, 205 में सिल्वर। पर हम लोगों को एक कमाल की बात ये लगी कि आपकी इतनी इंजरीज थी, उसके बावजूद आप टॉप 4 में पहुंच गई वहाँ पे। जी, ये सब हमारी मेंटल बोल सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ। हाँ, क्योंकि हर प्लेयर्स का कुछ न कुछ होते हैं, और इंजरी तो हमारे आसपास में ही घूमते रहते हैं, ये तो सब। तो ये इससे हमको छूटने के लिए और आगे जाने के लिए हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी जो मेरा ग्राउंड में मैं सिर्फ अकेले भी नहीं कर सकती, मेरा कोच और मेरा फिजियो, वो सब का भरोसा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कि हम कर सकते हैं, इंजरी को कैसे बाहर रखना है, और जब तक मैं रिलैक्स नहीं करूँगी तब तक हमारी इंजरी को रिकवर नहीं कर सकते। तो जो भी सर एक्सरसाइज बताते हैं वो सब तो हम रेगुलर टाइम करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी। फिर मैं ये हमारे जो साथी हैं उनके सवाल शुरू करवाऊँ। जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रही होती हैं तब लाइव रूटीन कैसा रहता है? एंटरटेनमेंट, गाने सुनती हैं, फिल्में देखती हैं, बहुत शानदार नेल आर्ट करवाती हैं, क्या कमाल की लग रहे हैं ना। वाह साहब, थैंक यू सो मच। क्या क्या करती हैं बताइए? जब ऑफ टाइम होता है, ऐसे संडे हो गया, इवनिंग ट्रेनिंग नहीं होती, तब हमें गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, कि ऐसा तो मैं कुछ इंटरटेनमेंट तो नहीं करती, मुझे आती नहीं है। मैं नेहा कक्कड़ का गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और पुराने में हमारी मैम लता मंगेशकर जी का वो सब पुराना गाना होता है, तो मैं आराम से बैठ के उनके गाना सुनती हूँ। कौन सा गाना बहुत पसंद है आपको? मुझे लग जा गले, वही वाला। अरे गा दीजिए, पूरा मुखड़ा तो गा दीजिए। मैं इतना नहीं गा इतना सकती, अच्छा गा रही हैं आप। पर ये बहुत मैं ट्रेनिंग के टाइम में भी लगाती हूँ। सर को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कि पुराना गाना। कोई प्लेयर्स तो ऐसा म्यूजिक इतना लाउड करके ट्रेनिंग करते हैं, पर मैं रिलैक्स वाला म्यूजिक लगाती हूँ। ये लग जा गले लगा के आप जी लिव करती हूँ मैं। वाह साहब। तो बहुत अच्छा लगता है पुराना गाना, और रिलैक्स रखती हूँ। और जब हम ट्रेनिंग के टाइम में तो फ्रेंड से हम बात नहीं कर पाती, फैमिली से इतना टाइम नहीं दे पाती। जब इवनिंग ट्रेनिंग नहीं है, ऑफ टाइम है, तो मैं पूरा फैमिली के साथ रहती हूँ और फ्रेंड के साथ। फैमिली आपकी अभी यहाँ रहती है? कभी कभी इधर नहीं रहती, पटियाला में जब थी तो मेरे साथ पे कभी कभी आते हैं, तो उसी टाइम में। और फिल्में भी देखती हैं? हाँ, फिल्म भी देखते हैं। कौन सी फिल्म पसंद है आपको? वैसे तो नहीं, वो अच्छा है ये नहीं, पर एक्टर्स मुझे सलमान खान बहुत ज़्यादा। सलमान खान हाँ पसंद जी। है। पटियाला में एक चीज़ मैं नोट करके रखी हूँ, मैं इतना मतलब पटियाला में 2012 से मैं ट्रेनिंग किया हूँ। NICE पटियाला में 2012 से मैंने कैंप में आना शुरू किया था। तब से मैं पटियाला में एक भी दिन थिएटर में मूवी देखने नहीं गई थी, पर सलमान खान सर का टाइगर जिंदा है, वो आया था, वो थिएटर में देखने गई थी पहली बार। वाह। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिग बॉस देख। मिली हैं कभी आप उनसे? हाँ जी, टोक्यो की बात है, मैंने उनसे मिलने गए थे। और बिग बॉस भी मैं देखती हूँ, उनकी सलमान सर है उधर इसलिए देखती हूँ। हाँ जी। कभी आपको इनवाइट आया ये रियलिटी शो से? मैं डांस दीवाने में गए थे, तो हाँ आते मजे आए थे वहाँ? बहुत मज़ा आया। डांस खूब करती हैं पूरा नहीं, डांस तो नहीं किया, पर मेरा पूरा हिस्ट्री उन्होंने दिखाया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। नाइस। मुझे दो सवाल। नॉर्थ इंडिया में हमने ये देखा है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, कि जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं हमारे, उन पे कमेंट्स किए जाते हैं, उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं उनके लुक्स, उनका खान पान और उनको लेके। आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा, या आपके इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा फेस करना पड़ा? मैंने बहुत सुना है कि हम चिन से लगते हैं, फेस हमारी चिन के टाइप ऐसा होता है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर मैंने किसी का बहुत सारे सुना है कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और ख़ास मणिपुर जो है वो कहाँ रहते हैं वो कोई जानते भी नहीं है। हाँ, तो आज तक मेरे साथ ऐसा तो कोई किसी ने ऐसा गलत वो कमेंट करना वो सब तो अभी तक हुआ ही नहीं है। मैं बहुत लकीली। पर एक चीज़ मुझे दुख होते हैं कि मणिपुर कहाँ रहता है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर, मतलब कहाँ से है वो सब, तो वो थोड़ा सा दुखी होते हैं कि मणिपुर क्यों नहीं जानते। जब मैंने मेडल लेके आया था तो तब उन्होंने जानने लगे कि हाँ मणिपुर से है, मणिपुर कहाँ पर है वो सब। तो अभी तो सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आए हैं अच्छे प्लेयर्स, और खास मणिपुर से बहुत सारे लड़कियां बाहर निकले हैं, तो उसी में से सभी ने जानना है कि मणिपुर अच्छा है। तो बहुत ही मतलब
ऐसे तो नहीं बोल सकती कि क्यों बोला है उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट से जब आते तो वो लोग हम चाइना जैसा लगते हैं या वो सब, मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं, पर हमारी अंदर तो हम इंडियन ही हैं, हम कोई अलग से नहीं है। तो बस सबको ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि हम बाहर के हैं वह सब। तो बस मेरे साथ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्यों जी, होना किसी चाहिए? के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये बताइए कि मणिपुर में अभी जो लगातार हिंसा चल रही है, आपकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी हुई थी जब आप टोक्यो ओलंपिक जीती थी। जी। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और बीरेन सिंह की सरकार जब थी और अभी गवर्नर रूल है, तो वो लोग वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं। अभी क्या स्थिति है आपके गांव में? मैं क्या हो रही है, क्या होने वाला है, वो तो मुझे अंदर पता नहीं क्या चल रहा है अंदर में सब कुछ। पर जो भी हो, एक प्रजा के नाते मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हो रही है, और ये कुकी मैतई के बीच में क्या है मुझे पता नहीं क्या क्या है मुझे, बस हमको यही डर रहता है कि जो यंग जनरेशन का बहुत ख़राब हो रही है, तो इसी के लिए कि अभी स्कूल नहीं जा पाते और प्लेयर्स है ट्रेनिंग जाने में डर लगते हैं कि जब आते हैं तो रोड में क्या, इसमें रोड में क्या होगी, कोई पकड़ के लेके जाता है, वो सब उसे डर की वजह से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते, स्कूल भी नहीं जा पाते। तो उन सब को ठीक होने के लिए प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हमको शांति चाहिए। पहले जो मणिपुर का जो माहौल है, अच्छी शांति वो ही चाहिए। बाकी तो मुझे क्या दोनों में क्या चल रहे मुझे पता नहीं, क्या कैसा क्यों हुआ है शुरू, वो सब, बस हमको शांति चाहिए। ठीक बात जी, फ्लोर इज़ ओपन नाउ। हाय मीरा। हाय। मेरा नाम रिया है। जैसे अभी बात हो रही थी कि टोक्यो ओलंपिक के बाद जब वापस आई थी तो बहुत ज़्यादा आपको लोगों की तरफ से प्यार मिला, सब कुछ मिला, एड से लेकर के तमाम तरह की प्राइज़ मनी सब कुछ मिली। लेकिन आपके कोच ने बताया कि इतनी सब कुछ सक्सेस के बाद भी आप जब ट्रेनिंग सेंटर लौटी तो आप वैसी ही थी और आप उसी साइकिल से ट्रेनिंग सेंटर और जिम जाती थी जिससे आप पहले जाती थी। तो इतना मॉडेस्टी, इतनी सारी सक्सेस के बाद कैसे, और कितना ज़रूरी होता है खिलाड़ी के लिए एक ओलंपिक मेडल जीतने के बाद खुद को दोबारा से उसी जगह पर बैक टू ज़ीरो लेकर के आना? हाँ, सभी ने देखा होगा कि हम ओलंपिक में मेडल लेने के बाद कोई रेस भी करते हैं और ऐसे भी लगता है कि हाँ मैंने मेडल ले लिया है ऐसे करके। पर मेरा एक चीज़ और मेरा सर का एक चीज़, हम ऐसे ही सोचते हैं कि इतना भी हम मेडल लेके आओ, हम नेक्स्ट दिन से ही हम सोचना शुरू करते हैं कि इसके बाद हमको और कितना मेहनत करना है, और जो मेडल लिया है तो हम सिर्फ उसी दिन का ही नहीं सोचते कि हम आगे के लिए भी और ज़्यादा इसी से इम्प्रूव करना है। तो सर सबसे पहले सर ही मेडल लेने की बात ही मुझे इसमें से काम करना है, इसमें से और भी काम करने हैं, वो पहले से ही मुझे बताते रहते हैं। तो इसलिए हम ऐसा नहीं लगते कि मैंने आज मेडल ले लिया है तो मैं फ्री रखना है, वो बिल्कुल भी नहीं होती। मेरा जो अभी मेडल है तो इसमें से मुझे और भी ज़्यादा मतलब ताकत होते है कि मैं आगे के लिए और भी प्लान करने के लिए सोचती हूँ। तो इसलिए मेडल लेने के बाद भी मैं घर पे इतना देर तक नहीं बैठ सकती, कमबैक करती हूँ मेरा सेंटर में आके, क्योंकि मुझे आगे के लिए प्लान करने, सिर्फ आज के लिए नहीं। तो वही सर दोनों की सोच है कि हम इसमें अच्छा किया और उसके बाद पे हम और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए हम फिर से कमबैक करते हो। एक और सवाल है, आपके ट्रॉफी कैबिनेट में लगभग सारे मेडल्स हैं। हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, वर्ल्ड, सिर्फ एशियन गेम्स का मेडल नहीं। और ऐसा बोला जाता है कि वेट लिफ्टिंग में एशियन गेम्स का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जितना ही होता है, क्योंकि मेजर कंपटीशन वेट लिफ्टिंग का एशिया में ही है। तो 2026 एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो अब आपको लगता है कि क्लास मेडल जो है वो भी पूरा हो जाएगा? उसके लिए क्या तैयारी चल रही है और क्या माइंड सेट अभी आपका? हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो सबको बताया मेडल वो तो ज़रूर होते ही है, पर मेरा अभी भी टारगेट है, वे पहले से ही है कि जब से मैंने स्पोर्ट्स में कदम रखा था, मेरा जो मणिपुर का मैडम है उन्होंने बताया था कि एशियन में मेडल लेना है, क्योंकि उसी टाइम मुझे पता नहीं था कि एशिया में क्या है, पर इसमें
पूरा वर्ल्ड का जो होते हैं ना कंडीजन होते हैं ना वो आते हैं। एशियन में सबसे अच्छा प्लेयर्स रहते हैं, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड सब हो गया। तो मुझे बाद में समझ में आया था हाँ मैम ने क्यों बोला था मुझे एशियन में मेडल लेना है। तो आज तक मैं उसी के ही पीछे पड़ रही हूँ कि मेरा एशियन गेम्स में एक तो पहले इंजरी की वजह से अटेंड नहीं कर पाया था 2018 में, और इसके बाद फिर मेरा इंजरी हुआ, नहीं हो पाई थी। हाँ, तो 23 में स्टेज में ही हो गया था। तो एशियन गेम्स जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा है मेरा साथ। तो मैं पूरा इस बार भी मैं अभी से ही फोकस रख रही हूँ। प्लान है मेरा एशियन गेम्स में 2026 जो होने वाले हैं, मैं इसमें एक ज़रूर मेडल तो पूरा लेने के लिए अभी से मैं मेहनत कर रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ, हाय, मेरा नाम रविराज है। हाँ, एक क्वेश्चन जो मतलब इस गेम से रिलेटेड है कि हाइट जो होती है, जो छोटे हाइट के प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मतलब उनका बैलेंस बनाना ज़्यादा इजी होता है जिनकी हाइट ज़्यादा छोटी होती है। एक और चीज़ की जो स्ट्रेंथ और टेक्निक, जो दो चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, उसका बैलेंस उस टाइम पे बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो कैसे बैलेंस आप बना पाती हैं? सबसे पहले तो ये हाइट का ऐसा कुछ नहीं है। लिफ्टर्स काफ़ी टोल वाला भी, हाइट वाला भी ट्रेनिंग किया है, वेटलिफ्टिंग किया है। बस हाँ, एम्बांस ले सकते हैं कि छोटे हाइट में थोड़ा सा एम्बांस ज़्यादा होते हैं, और दोनों में फ़र्क कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हाइट हुआ तो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी, वो सब नहीं होती। दोनों बराबर होते हैं, बस स्ट्रेंथ का ऊपर होते हैं। आपने स्ट्रेंथ का बात कही है, वेट लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम जिम तो करते हैं कि सब मसल के लिए वो सब, पर मसल कैसे आना है, जो अंदर का जो नर्व होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे मसल होते हैं, उसको पहले डेवलप करना है, उसको रेडी करना है, तभी स्ट्रेंथ आएगा। तो वेट लिफ्टिंग में सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही वो वेट लिफ्टिंग नहीं होती। उसी को ज़्यादा करने के लिए, वेट को उठाने के लिए हम अलग से ट्रेनिंग करते हैं कि छोटे छोटे मसल के लिए। अभी मैं रिस्ट में पेन है तो रिस्ट के पास में क्या क्या नर्व में छोटे छोटे मसल जो है उसको रेडी करना है। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हाइट का ऐसा कुछ नहीं है कि उनको टेक्निक होना चाहिए, स्ट्रेंथ आना चाहिए, और रेगुलर ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइट वालों का ट्रेनिंग वैसे हाँ अलग बोल सकते हैं कि उनकी हाइट ज़्यादा हुआ तो हम कौन सी जगह पे, कौन सी मसल में हमको और भी ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। हाइट हुआ तो स्क्वाट में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं वो सब, तो स्क्वाट को हम कैसे इम्प्रूव करना है वो सब के लिए हम अलग एक्सरसाइज वो सब कर सकते हैं। पर ऐसा तो कुछ नहीं कि अलग अलग हाइट वालों और छोटे हाइट वाला, ऐसे कुछ नहीं है। बस स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, पर स्ट्रेंथ तो ट्रेनिंग करके ही आता है। तो बस एक प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग और डाइट, रेस्ट, उस सब में ही स्ट्रेंथ वो आते हैं, तो बस वही रेगुलर होना चाहिए। जी, आप एक्सरसाइज का मेंशन कर रही हैं, तो जो मतलब कुछ एक दो एक्सरसाइज के बारे में आप बता पाएंगे कि इन पे ज़्यादा फोकस आप लोगों का होता है, कि जो भी वेट लिफ्टिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं कि वो किन एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करें? हाँ, वेट लिफ्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्वाट, पुल, ये दोनों ही ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि स्क्वाट में हम क्लीन, और जब स्नेच क्लीन जब करते हैं तो उसी टाइम में हम उठना बैठना जो होते हैं तो उसी में ताकत वो ज़्यादा होता है। स्क्वाट में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रखेंगी तो हमारी स्नेच क्लीनिंग जग में फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और पुल में हम कैसे खींचना है, हम सेकंड पुल फास्ट कैसे करना है, उन सब में बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब सपोर्ट लेते हैं। तो एक वेट लिफ्टर के लिए स्क्वाट और पुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमारी सेंटर मसल का जो नी, थाई और बैक होते हैं, हमारी बैक बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी होते हैं, और नी बहुत ज़्यादा मजबूरी होना पड़ते हैं। तो पुल में बैक का एक्सरसाइज हो गया, बैक को स्ट्रॉन्ग रखना है, और स्क्वाट है हम थाई का पावर लेना है। तो स्क्वाट और पुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वेट लिफ्टर्स के लिए।
एक आखिरी सवाल है कि अभी तक जो भी लिफ्ट आपने किया है, इतने सारे इवेंट्स में आपने कॉम्पिटिट किया, सबसे मुश्किल लिफ्ट कौन सा रहा है सबसे ज़्यादा? मेरा शुरू से ही मैं स्नेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है टेक्निक की वजह से, और मैं क्लीन एंड जग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कि इसमें क्लीन एंड जग में ताकत का बहुत ज़्यादा रोल होता है और स्नेस में टेक्निक का। तो मेरा स्नेस में टेक्निक थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो इसलिए मैं क्लीन एंड जग में ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। Hello, ma'am. Hi. I am Shruti Mishra, and my question is that how do you wake up every morning with full power and dedication? Like nowadays, especially the Gen Zs, like scroll and sleep late night. So, what will you suggest with your experience? हाँ, सोना ये हर मतलब इंसान के लिए सबसे अच्छे है और ज़रूरी भी है। स्लीप साइकिल किसी किसी का, हर सबका अलग अलग जॉब होता है, सबका अलग अलग काम अलग अलग होता है, पर स्लीप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सुबह जो रात की स्लीप जो है, सब बोलते हैं कि प्लेयर्स में 7 to 8 आवर्स लेना है स्नैप, वो सब ये हर चीज़ के सब के ही लेना है। तो हम जब भी रात की जो नींद पूरा होते हैं तो हम सुबह एनर्जी की साथ साथ हम उठते हैं। तो रात के वाला जो स्नैप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इतना भी करके आओ तो कोई हो जाते हैं कि लेट सोते हैं, पर लेट क्यों सोते हैं वो अपना आपको खुद वो होना ज़रूरी है कि मैंने लेट क्यों सोना है। आप कभी यूज़ करते हो इंस्टाग्राम वगैरह? मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, एक तरीके से वो ख़राब है बहुत, क्योंकि इंस्टाग्राम में रहते ऐसे ही रील्स या बहुत सारे आ गया है अभी तो वो देखते देखते कितना बच जाएगी पता नहीं चलती। पर सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और एक तरीके से अच्छे से यूज़ नहीं करेगी वो बहुत हमारे लिए ख़राब है। तो इसमें से नींद में ख़राब करते हैं। तो ये स्लीप हर नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो खुद को ही कंट्रोल करना है। And ma'am, I have one more question. Like I also do a little bit of workout and weight training. So ज़्यादातर मेरे joints में पेन रहता है और generally elbow में. So what should I do? हमारी वेट लिफ्टिंग के एक ऐसा माना जाता है कि वेट ट्रेनिंग में पेन होते हैं ना, तो वेट ट्रेनिंग से ही ठीक कराने हैं। तो इसलिए हो सकते हैं शुरुआत में सब पेन होगा, बॉडी थकेगा, सोरनेस होगा, जॉइंट में सब पेन होगा, ये हर चीज़ की है। तो मुझे लगता है कि आज पेन हो गया तो आपको रेस्ट नहीं करना है, उससे हाथ डाउन करो, लाइट वेट से करो और सिर्फ मोबिलिटी भी ही करो। तो आप करते रहो, तो आप पेन है करके छोड़ देगी ना, तो आप फिर नेक्स्ट दिन करेगी तो और भी ज़्यादा पेन होगा। तो इसीलिए आप करते रहो पर कम वेट से, और जो भी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग उसी में आप साथ में ही करते रहो। Okay ma'am, thank you so much. थैंक यू। हेलो मैम, Hi. आप प्रोफेशनली इतने सालों से बहुत वेट उठा रही हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर क्राफ्ट। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो जिम जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वेट उठाते हैं, एंड उनकी जो कमर है उसमें इंजरी हो जाती है टू द एक्सटेंट कि उनको सर्जरी करानी पड़ती है। कम से कम नहीं तो ऐसे 3 लोगों को मैं जानती हूँ। जितने भी लोग जिम जा कर के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वेट उठा रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे ये इंजरी वो अवॉइड कर सके, सर्जरी की नौबत ना आए? वही मैंने पहले भी बोला है, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एकदम से वेट करना, वेट उठाना वो गलत चीज़ है। तो इसी के पहले हमको एक चीज़ तो वार्म अप करना, अच्छी तरीके से वार्म अप करना है कि हमारी बॉडी को पहले वार्म करना है, हमारी जो ब्लड है उसको पहले गर्म करना है, तभी हमको वेट करना है, वेट उठाना है। तो हम एकदम से वेट उठाएगी क्योंकि मुझे मसल दिखाना है या स्ट्रेंथ लाने के लिए, तो वो ज़रूर इंजरी आएगी। तो इससे पहले अच्छी तरीके से आपको वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ अलग अलग मसल के लिए हमको स्ट्रेच करना है, पहले अच्छी तरीके से बॉडी को वार्म करना है। उसके बाद रेगुलर आपको वेट अप जाना है, एकदम से नहीं करना है। आज मेरा वेट ट्रेनिंग है तो मैं आज 200 उठा लूँगी तो मसल आ जाएगा या स्ट्रेंथ आ जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि उसको धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करने के लिए आज मैंने 20 kg उठा लिया तो कल फिर डाउन करके
क्या क्या और एक्सरसाइज करना है उसके हिसाब से आपको बैक के लिए तो आप पुल करना ये ज़रूरी है, मसल डेडलिफ्ट या डेड पुल ये सब। पर उसी के लिए आपको बैक स्ट्रॉन्ग रखना है। तो बैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको क्या क्या हाइपर करना, हाइपर एक्सटेंशन वो सब हो गया है, और मोबिलिटी वो सब पहले करना है। एकदम से वेट उठाएगी तो इंजरी आएगी। तो इस सबसे पहले तो वार्म अप अच्छी तरीके से करना है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी मसल को ऐसे टाइट रहते हैं, तो इसी के लिए हमको मोबिलिटी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले वार्म अप अच्छी तरीके से हम बॉडी को वार्म करना है, उसके बाद स्ट्रेचिंग, फिर हम वेट को हर दिन में इम्प्रूव करना है, एक दिन में नहीं। तो आप कितना वीक लगाना है उसमें लगाना है कि 1 महीने के लिए आज पूरा उठाएगी तो ज़रूर सर्जरी होना ही होना है। तो इसलिए पहले धीरे धीरे जाना चाहिए। और बहुत लोग बिना बेल्ट लगाए वेट उठाते हैं, क्या ये बहुत रिस्की, हमेशा बेल्ट लगानी चाहिए? हाँ जी, लाइट वेट में बेल्ट का ज़रूरत नहीं है, पर हेवी जब आते हैं तो बेल्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, किसी का वो होते कि बैक में वैसे लिफ्ट, हम तो वेट लिफ्टिंग है तो हर दिन कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारी आदत है बिना बेल का भी, क्योंकि स्नेच पुल करते हैं तो मैं भी बेल नहीं लगाती, क्योंकि किसी का अलग अलग एक्सरसाइज के बेल लगाना नहीं लगाना होता है। और पुल जब करते हैं तो किसी का बैक वीक होते हैं, पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो गया तो ठीक है, पर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बेल लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। हेलो मैम, हाय। मैं सवाल तो पूछूंगी लेकिन उसके पहले ये बताना चाहूँगी कि जब एक अपने जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति जब एक लेवल पे दिखता है ना, जी, यू नो व्हाट आई मीन, सो जी, तो बहुत खुशी होती है। आप तो खैर एनीवे, तो अभी आप जब एंट्री में ऐसे चल के भी आए थे ना तो सब लोग ताली मार रहे थे। आई हैड गूज बम्स, मतलब रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे, ठीक है। तो आई कांट इवन इमेजिन कि ओलंपिक्स में जब ऐसा कुछ होता होगा, मतलब सोच ही नहीं सकती मैं तो कैसा लगता होगा। तो माई सवाल इज़, सॉरी माई क्वेश्चन इज़, माई सवाल इज फाइन चलेगा। तो मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए एक बच्चा है जी, दिल्ली में, 8 साल का बच्चा है, और उसको एक स्पोर्ट में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, एक XYZ स्पोर्ट में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो वो अपनी मम्मी को जाके बोलता है, पेरेंट्स को जाके बोलता है कि मुझे ये स्पोर्ट करना है, ये सीखना है, वर्सेस एक बच्चा जो मणिपुर में है या फिर कोई अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो, और उसको एक XYZ स्पोर्ट में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो जाके अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होता है एक दिल्ली के उस बच्चे के पेरेंट्स का वर्सेस मणिपुर के उस बच्चे के पेरेंट्स का, मतलब क्या सिनेरियो है इन दोनों के कंपैरिजन में? बहुत टफ क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैं सच्ची ही बोलना चाहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट का बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंट है, और शायद दिल्ली या जो भी है कहीं भी जगह हो तो उन लोग को थोड़ा सा पुश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स स्पोर्ट्स कोई किसी का पेरेंट्स ने उनके बच्चे को पुश करना अलग बात होता है, और जो बच्चे हैं उसने पेरेंट्स को पुश करना वो अलग बात होता है। कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में दोनों होते हैं कि पेरेंट्स भी पुश करते हैं, बच्चों भी पुश करते हैं, क्योंकि पहले से ही उनको ऐसा लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है कुछ भी करके, तो दोनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं कि हाँ मैं मेरे बच्चे ने जो चाहते हैं तो उसी को मैं उनका हेल्प करना चाहती हूँ वो। पर इधर का अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। पहले मैं देखती हूँ, पहले देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को स्पोर्ट्स पसंद भी रहते हैं और बच्चे मना कर देते हैं कि मुझे नहीं करना स्पोर्ट्स ये सब। और पेरेंट्स भी जब बच्चे को स्पोर्ट्स में पसंद है, पेरेंट्स मना करते हैं, वो चीज़ हमको चेंज करने के लिए कोशिश कर रही है कि पेरेंट्स क्यों सोच रही है कि बच्चों जब एज 8 साल हो या 7 साल हो तो उनके बच्चे ने स्पोर्ट्स को जानना चाहते हैं, उसमें मना क्यों कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमको जानना है। अभी तक हम खोज में हूँ, क्यों पसंद नहीं करती बच्चों तो जानना चाह रही है, उसमें हेल्प क्यों नहीं करना चाहते। पर कोई होते हैं कि इसको पढ़ाना है, इसको ऑफिसर बनाना है, IAS बनाना है, वो सब शायद उनकी वजह से बच्चों को जो सपना होते हैं वो रह जाते हैं। हाँ, पर मैं मैम ये पूछना चाहती थी, मेरा मीनिंग ये था कि
जब दिल्ली का बच्चा वो बोलेगा मम्मी को, मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा मैं कल जाके एडमिशन करा देती हूँ आपका। और दैट डिपेंड्स कि उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और सोच कैसी है। बहुत वेल ऑफ हो सकते हैं लेकिन स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस ना दें, और हो सकता है बहुत वेल ऑफ ना हो और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस। एक्चुअली मैं फैसिलिटी के तौर पे मैं जानना चाहती थी कि इनका सवाल कि अगर मैं एटलीस्ट समझ दिल्ली पा में रहा वो हूं तो चांस दिल्ली और है। मणिपुर में स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लेवल पे क्या फर्क है, ये पूछना चाहते हैं? एग्जैक्टली सॉरी मैं वो कम अक्रॉस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, वी ऑल कि अगले दिन एटलीस्ट ऑप्शन है कि ठीक है बेटा देखते हैं करते हैं। मणिपुर में जब ऐसा कोई बच्चा बोलता होगा तो तब नेक्स्ट स्टेप कैसे लिया जाता है? हाँ, वही फैसिलिटी के बारे में बता देगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। हम जाना चाहते हैं तभी भी वो नहीं कर पाती, जा नहीं पाती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स मणिपुर में गांव से ही होते हैं, तो शायद उसकी वजह से, फैसिलिटी की वजह से नहीं जा पाते। और मुझे ये भी लगता है मीरा कि ये सिर्फ मणिपुर दिल्ली का फ़र्क नहीं है, ये दिल्ली के मुकाबले आप किसी भी रूरल एरिया को लेंगे, हम बुंदेलखंड से आते हैं, कोई मिथिलांचल से आता है, कोई बघेलखंड से आता है, उन सब जगहों पे ही वही स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। जी जी जी, अगला सवाल। हेलो मैम, I'm सोनाली। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि आपने कहा था कि आपकी मम्मी ने आपको स्पोर्ट्स के लिए पुश किया था, तो अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं जाती तो आपका क्या करने का मन था? वो तो मुझे पता नहीं मैं क्या बनती थी, सिंगर नहीं तो डांसर बनती शायद, क्योंकि मेरा सभी फ्रेंड है, एक तो सिंगर है, एक डांसर है, सब, पर वो शायद उनकी पीछे होती। अब तो आपने बोल दिया, अब आपको एक गाना सुनाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं, सच लता जी का कोई गाना बढ़िया सा। मैं नहीं आती, पर मुझे म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं गा नहीं पाती। इतना तो अच्छा गाया अभी आपने लग जा के पर वही शायद वही बनती, पर जी। हाय मैम, हाय। आपने अपनी अभी डाइट के बारे में बताया था कि बॉइल्ड चीज़ें खाती हैं, पर जब कभी ये वाली डाइट खाने का मन नहीं करता तब आपका चीट मील क्या होता है? क्या खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? शायद सभी को पता है कि नहीं, पता नहीं, मुझे पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं टोक्यो का मेडल लेने की बात थी, तुरंत हम शायद रात की 2-3 बज गए होंगे जब मेरा कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ है, तभी मैं मेस में जाके, डाइनिंग हॉल में जाके सिर्फ पिज़्ज़ा खाया था मैंने, क्योंकि मेरा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पर सर भी नहीं खिलाते थे मुझे, क्योंकि डाइट। कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है आपको? कोई भी। हाँ, कोई भी, मतलब ऐसा चीज़ नहीं कि पिज़्ज़ा हो तो मैं चलेगा, कुछ भी चलेगा, खा लेंगी सब कुछ। पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कभी आप कंपटीशन के सिलसिले में इटली गई हैं? इटली नहीं गई, तो पिज़्ज़ा ही था, मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने कॉम्पिटिशन मेडल लेने की, वो भी मैंने सर को भी बोला मैं मेडल लेने के बाद तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। बस अब मेरे को पक्का खाना है। क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में हमको डाइट मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो इसलिए हम कुछ नहीं खा सकती ऐसे जंक फूड, तो बस इसलिए मेन कंपटीशन के बाद ही हम बस टूट पड़ते हैं जो भी खाना है। एक और सवाल है, आप बहुत सारे शहरों में गई कंपटीशन के लिए, सबसे सुंदर शहर आपको अब तक कौन सा लगा है? अभी पेरिस में, जो फ्रांस में थे ना, मैं कहीं पर, हम बहुत जगह पे जाए, थाईलैंड, वो सब बहुत अच्छा है, पर इतना घूमने का टाइम नहीं मिलती थी हमारे में। पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, इतना मतलब मैं घूमी हूँ, टूर किया हूँ, पर कंपटीशन की वजह से हम बाहर इतना नहीं निकल पाते थे। पर अभी पेरिस से पहले मैं 1 महीने के लिए फ्रांस में ट्रेनिंग किया था, जो हमारी ट्रेनिंग का जो जगह है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा फ्रांस में, तो वही बड़ा नेचुरल था, ऐसा लगा था कि मैं घर पे ही ट्रेनिंग कर रही हूँ, ऐसा लाइक फील हो रहा था। तो वो पहली बार मेरे लाइफ में, मतलब हाँ, इधर ट्रेनिंग कर रहे तो मैं बहुत खुशी से और माइंड रिलैक्स होकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऐसा फील हो रहे थे। थैंक यू। अब अगला लक्ष्य क्या है? LA ओलंपिक? LA में है ना अगला ओलंपिक? हाँ जी, हाँ। अभी तो शायद अभी अक्टूबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, इसके बाद एशियन चैम्पियनशिप भी है और कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। अभी से मेरा टारगेट है एशियन गेम्स, इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि LA में मैं फिर पार्टिसिपेट करूँगी या नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक
रहा तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल एशियन गेम्स है, क्योंकि एशियन गेम्स का मेडल नहीं है। और वहाँ पे भी तो चीन से मुकाबला होना ही है। हाँ जी, हाँ जी, जो मेन कॉम्पिटिटर है। जी जी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के। इतनी सारी उपलब्धियाँ, इतनी सहज और सरल हैं आप। और जो हम सब के लिए सीख है वो ये है कि कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग नहीं छूटनी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि सभी ऑफिस में टाइम में आते होंगे सब कुछ ना, तो सब। अरे ये कहा आपने, मेरी दुखती रख में हाथ छोड़ दिया। सब टाइम से आते होंगे। नहीं, ठीक है, वो तो सबका वो है, काम की वजह से हो जाते हैं सब कुछ। पर मैं ये सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी हो, प्लेयर्स हो या दूसरा पर्सन हो, आप प्लीज़ फिट रखिएगा सभी को, कि दिन में 1 घंटा या ज़रूर निकाल के आप खुद को फिट रखने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए। तो वही फिट रखेंगी तो आपका पूरा दिन अच्छा ही होगा, सबके लिए लाइफ में बहुत अच्छा ही होगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे मैं काफ़ी दिनों बाद मैंने वेट ट्रेनिंग वापस से शुरू की, और सब लोग बोलते हैं 40 के बाद तो करनी चाहिए रेगुलर। तो आज जैसे मैं वेट ट्रेनिंग करके आया हूँ, कितनी नींद आती है वेट ट्रेनिंग के बाद, कैसे आप मैनेज करते हैं? आते हैं, ट्रेनिंग के बाद नींद आते हैं, तो इसलिए हम 20-20 में स्नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए हम हर सेकेंड, हर टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कि सुबह जाके आते हैं तो हम 10 मिनट 20 मिनट पे हम नैप लेने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब जिम से आके सो जाऊँ 10-15 मिनट के लिए? थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नैप लेना बताया, मैं अपनी ट्रेनर को सबको बता दूंगा कि अब मैं नैप लेना बहुत ज़रूरी है, कि नेक्स्ट कदम के लिए हमको थोड़ा बहुत रिकवर के लिए हम नैप लेना ही है। आई एम सो ग्लैड कि आपने इस बिंदु पर भी जोर डाला, और ऑल द वेरी बेस्ट। पूरे हिंदुस्तान की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में भी नाम रोशन करें, और जो आपने अपनी एकेडमी शुरू की है अपने कोच के साथ मिलके, उसमें भी हम नए टैलेंट को स्काउट कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। बहुत हम सबके लिए सम्मान की बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।